हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हो सब बहुत अच्छा, कभी तरह से चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं CA PS बेनीवाल आज की क्लास में आप लोगों को कवर कराऊंगा नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए CA इंटर अकाउंट का MTP। मैं एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट लिख देता हूँ। ये जो MTP है ये नवंबर 22 का है और हम आज की क्लास में कवर करेंगे। बेटा एक बात और, एक्चुअली ना 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत खराब है और गला भी खराब है, इसलिए आपको आवाज में भारीपन लग सकता है हल्का सा, तो प्लीज आप उसको मैनेज कर लेना। जी सर, हम उसको मैनेज कर लेंगे। आइए हम इस MTP को स्टार्ट करते हैं, लेकिन MTP को स्टार्ट करने से पहले एक दो जनरल बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जिनको आपने ध्यान रखना। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने कोशिश करनी है, अगर आप अरेंज कर सकते हो तो जो मॉक टेस्ट पेपर है ना, चाहे आंसर की ना लेकिन मॉक टेस्ट पेपर की आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो ज्यादा बेटर होगा। अगर हार्ड कॉपी नहीं तो कोई बात नहीं, हम सॉफ्ट कॉपी से भी मैनेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मस्ट है साहब, आपके पास कॉपी एंड पेन होना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर केवल आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों का आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि उनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा, सो दैट अगर उन क्वेश्चनों से रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन भी करना पड़े तो आप आराम से कर सकें, क्योंकि आपका कंसेप्ट यहां पे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, और जहां पर भी आपको लगता है कि हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आप नोट कर सकते हैं। एक बात और सर, हमें ये MTP एक साथ देखनी चाहिए, पार्ट में देखनी चाहिए? बेटा मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आपको एक साथ ही देखनी चाहिए, क्योंकि MTP का मतलब ही क्या है कि सर मॉक टेस्ट पेपर आप एक साथ ही देंगे, ठीक है। जी सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी जो बोलने की स्पीड रहेगी वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, चाहे वो मेरा रेगुलर कोर्स है या फास्ट ट्रैक कोर्स है, उसके कंपैरिजन में बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मेरी जो कोशिश है ना वो ये है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं, और उसके लिए जरूरी क्या दोस्त कि थोड़ी सी स्पीड हमें क्या करनी पड़ेगी, हाई रखनी पड़ेगी। और इस टाइम पे सर आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो एक तरीके से वीडियो आपके रिवीजन पर्पज के लिए भी है, तो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन हाँ इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी, चाहे वो क्वेश्चन आंसर की हो या कंसेप्ट की हो, ठीक है। जी सर। और तो बेटा एक दो बातें और है जो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। देखिए मैं जब भी कोई क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक बार, बल्कि एक दो बातें और है वो अभी बता देता हूं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको 10 सेकंड 20 सेकंड पढ़ने के लिए दूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप 10-20 सेकंड में पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ आप उस टाइम पे आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर मेरे साथ डिस्कस करेंगे। सर हम ये जो वीडियो है, देखिए मेरा ना एक पेट डायलॉग होता है, पढ़ेगा क्वेश्चन तभी पढ़ेगा क्वेश्चन। ये जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में सर आपको फिर से इस बात को बोल देता हूं, मैं टाइम दूंगा और आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ना है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, मिलकर डिस्कस करेंगे, ठीक। सर ये जो वीडियो है, सर ये लाइव है या रिकॉर्डेड है? बेटा मैं इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूं, तो सर इसका मतलब ये वन वे है। तो ये वन वे है, लेकिन आप इसे टू वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। टू वे का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, और मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आपने साथ साथ सर आंसर सोचना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा सर, हमारा टू वे कम्युनिकेशन बनेगा, इंटरेक्टिव बनेगी सर ये वीडियो ना, ठीक है। हाँ, अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है कि अच्छा यार इसके अंदर ये पॉइंट था, इसके अंदर ये पॉइंट था, तो वीडियो को पॉज करके सर उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्त। आप इसको ज्यादा से ज्यादा जितना इंटरेक्टिव बनाओगे उतना ही सर आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट सर ये AS2 का क्वेश्चन है। देखिए AS2 ये कहता है कि जो इन्वेंट्री है उसको आप वैल्यू कैसे करेंगे। कहता है साहब इन्वेंट्री को आप वैल्यू करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और NRV, ठीक है, ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। आइटम सर आप इंडिविजुअल ले सकते हैं या कैटेगरी वाइज ले सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज का मतलब क्या, इंडिविजुअल का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं ना चेयर बेचता हूं, टेबल बेचता हूं, मोबाइल बेचता हूं, ठीक है, लैपटॉप बेचता हूं, 4 चीजें बेचता हूं, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअल चेयर का कंपैरिजन कर सकता हूं, इंडिविजुअल टेबल का कंपैरिजन कर सकता हूं कॉस्ट प्राइस और अपना NRV, या सर मैं लैपटॉप या मोबाइल का कंपैरिजन कर सकता हूं। सर इंडिविजुअल मतलब आइटम बाय आइटम, जैसे मान लो मेरे पास 400 कुर्सी, तो मैं 400 कुर्सी का सर कंपैरिजन कर सकता हूं। एक होता है सर ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज का मतलब क्या है, चेयर अलग, टेबल अलग, मोबाइल अलग, लैपटॉप अलग, ठीक है। अच्छा सर NRV कैसे निकलेगी, NRV निकलेगी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। टेक 10 सेकंड, जल्दी से क्वेश्चन 1 का ए पार्ट पढ़िए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हेलो लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख इन अक्टूबर टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 75% ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड, ठीक है। इसका मतलब कितना स्टॉक अभी बचा हो, 25%। तो 25% स्टॉक की कॉस्ट कितनी आएगी, 5 लाख आ गई। द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट ₹5 लाख, कंपनी सर इसे 5 लाख पे दिखाना चाहती है। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज ₹5.5 लाख एंड कमीशन एट 10% ऑन द सेल इज पेबल टू द एजेंट, ठीक है। तो सर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना आपका 5.5, और कमीशन जो देंगे आप 10% देंगे। इसका मतलब सर जो आपकी NRV निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो 4.95 आ गया, ठीक है।
यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। सर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ये देखें सर इस क्वेश्चन को, तो एक तरीके से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन गया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपको एएस का आंसर कैसे लिखना है। प्लीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने उस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। उसी के अंदर जो मैंने फंडे बता रखे, उसका एक फंडा सर ये होता है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ हल्का सा, लेकिन वहां पे डिटेल में डिस्कस कर रखा मैंने, ठीक है। एक फंडा ये होता है कि अगर आपका जो एएस का क्वेश्चन है, अगर वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे सर, उस क्वेश्चन का जब भी आंसर देंगे तो आप 3 पार्ट में आंसर देंगे। पार्ट नंबर 1 सर आप बताएंगे एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोविजन। तो यहां पे सर आप क्या लिखेंगे, एज पर एस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सेल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड एनआरपी, ठीक है। आगे लिखेंगे सर आप आइदर ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस, सच आइटम आइदर कैन बी टेकन ऑन इंडिविजुअल और सर ग्रुप बेसिस, ठीक है। आप चाहो तो ये लाइन यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे ग्रुप या आपको इंडिविजुअल आइटम वगैरह नहीं दे रखी, आपको कंबाइन स्टॉक दे रखा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं सर कि इन्वेंट्री सेल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड एनआरवी ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस, ठीक। आगे एनआरवी सेल बी कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस एज रिड्यूस्ड बाय एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक। फिर आप लिखेंगे इन द गिवन क्वेश्चन कॉस्ट इज रुपीज 5 लाख। कैसे निकलेगी सर, 20 लाख इंटू 25%, क्योंकि 75% स्टॉक आपका बिक चुका है, 5 लाख, ठीक। फिर आप निकालेंगे एनआरवी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 5.5 माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस दैट इज कमीशन 10% ऑफ द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 0.55, तो सर 4.95 क्या आ गया आपका एनआरवी आ गई। फिर सर लोअर ऑफ 2 कितना आ जाएगा सर आपका 4.95 आ गया। फिर आगे लिखेंगे सर, देखिए उसने बोला कि सर आपने क्या किया है, कंपनी ऐसा करना चाहती, तो आप फिर आगे आंसर क्या लिखेंगे, द contention of the company to shown stock at rupees 5 lakh on cost price is not correct. Company shall be shown the stock at lower of cost price or NRV, whichever is lower of cost price or NRV, which is, या ऐसे लिख सकते हैं that is 4.95 लाख, ठीक है। तो आप सर ऐसे इसका आंसर लिख के आएंगे, ठीक जी सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कन्वीनियंट पर्पज के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे साथ में सर आपके आंसर भी लगा रखे, तो आप इनको भी रेफर कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा कंटेंट कम लिखा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो ये कंटेंट फिर आपका सफिशिएंट था, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैंने बताया था, आप ऐसे डिटेल में इसका आंसर लिख के आ जाएंगे, ठीक। बी क्वेश्चन पढ़िए, टेक अगेन 10 सेकेंड। देखिए जो क्वेश्चन भी है ना, वो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन है, फिक्स असेट के रिगार्ड में, डेप्रिसिएबल असेट के रिगार्ड में। देखिए अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड करते हैं, तो आपको सबसे पहले सर फिक्स असेट के लिए अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिले और उसका आप रिफंड करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा सर आपने ना फिक्स असेट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे दिखा रखा है। सर 2 अप्रोच होती है, एडिटिव अप्रोच, एक डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। एडिटिव अप्रोच के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फिक्स असेट को एट कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, और सर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का एज ए डेफर्ड इनकम दिखाते हैं, ठीक। फिक्स असेट को हम डेप्रिसिएट करते हैं सर कैसे, एज पर एएस 10, और जो भी डेप्रिसिएशन की रेशो आएगी सर, उसी रेशो में हम लोग क्या करते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को एमोटाइज कर देते हैं और पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक। अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट को सर रिफंड करते हैं और आपने एडिटिव अप्रोच फॉलो कर रखे, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का जो बैलेंस आ रहा ऑन द डेट ऑफ रिफंड उतना डेबिट कर देंगे, और अगर उसके कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट सर मतलब रिपे हुआ, रिफंड हुआ है, तो सर उतने अमाउंट को आप पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। चलिए ये बात एक साइड में कर दी, ठीक। अगर सर फिक्स असेट के लिए आपको ग्रांट मिलते हैं और आप डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं, तो आप क्या करेंगे सर, असेट को दिखाएंगे कॉस्ट प्राइस रिड्यूस बाय सर जो भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, और जो नेट बैलेंस आएगा सर उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक। अब रिफंड के केस में आप क्या करेंगे सर, जो फिक्स असेट का कैरिंग अमाउंट है उसको सर बढ़ा देंगे, किससे, बुक वैल्यू को बोलते हैं कैरिंग अमाउंट, ठीक है, उसको बढ़ा देंगे रिफंड अमाउंट से, और प्रोस्पेक्टिव बेसिस सर उस वैल्यू क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक बात ध्यान रखना साहब, अगर आप एडिटिव अप्रोच फॉलो करते हैं और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो आपने रिकॉर्ड करके मींस, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट का आप अगर रिफंड करते हैं, तो आप डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट करेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा उसे आप पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इट मींस क्या सर, कि आपका जो डेप्रिसिएशन वगैरह है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा अगर आपने एडिटिव अप्रोच फॉलो कर रखे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विवा लिमिटेड रिसीव्ड ए स्पेशल ग्रांट ऑफ ₹30 लाख फॉर एक्वायरिंग द प्लांट ऑफ ₹150 लाख ड्यूरिंग 1819 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, ठीक है। द ग्रांट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू द डेफर्ड इनकम। वो ये करा सा, कि उन्होंने क्या किया है, ये बैलेंस शीट है, यहां पे उन्होंने फिक्स असेट को दिखाया मतलब प्लांट को, और यहां पे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या डेफर्ड इनकम के रूप में सर उन्होंने ग्रांट को दिखाया, कितने से, 30 लाख से। लाइफ 10 साल है। द ग्रांट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम इन द बैलेंस शीट एंड नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। व्हाट इट मींस, इट मींस सर कंपनी जो है वो आपकी एडिटिव अप्रोच फॉलो कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अगेंस्ट फिक्स असेट, ठीक। चलिए
ड्यूरिंग 21-22 due to non compliance of condition laid down for the grant, the company had to refund the whole grant to government. ठीक है सर, कंडीशन पूरा ना करने की वजह से 21-22 में, अब यहाँ पे ध्यान देना साहब, 18-19 में सर आपको क्या है, ग्रांट मिली, ठीक है। तो 18-19 का डेफिनेशन लगाया होगा, 19-20 और 20-21, 3 साल का सर आपने डेफिनेशन लगाया होगा। अब सर क्वेश्चन ने आपको स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दे रखी, और सर मेथड वगैरह के बारे में एक बार मैं आगे देख लेता हूँ, कुछ कह रखा था, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एसएलए मानेंगे, और 3 साल का डेफिनेशन सर कितना से आ जाएगा, 45, ये आ जाएगा 105 से, और सर ये आ जाएगा 921 से, ठीक है। आगे चलते हैं। द कंपनी हैड टू रिफंड द होल ग्रांट टू गवर्नमेंट, बैलेंस ऑफ द डेफर्ड इनकम ऑन दैट डेट वाज 21 लाख। उसने सर खुद निकाल के बैलेंस दे दिया। अगर नहीं निकाल के देता सर हम क्या करते हैं, ऐसे बैलेंस निकालते हैं। सर एक बात और बता दो हमारी नॉलेज के लिए, अगर उसने खुद बैलेंस निकाल के दे दिया और कोई भी रेक्टिफिकेशन वगैरह एरर या ओमिशन की बात नहीं की है और हमारा बैलेंस अलग आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए सर, कायदे से हमें ये बैलेंस ही रेफर करना चाहिए अगर कोई एरर या ओमिशन वगैरह नहीं है, ठीक है। चलिए, एंड रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट वाज 105 लाख, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ द रिफंड ऑफ द ग्रांट। तो सर आप क्या बोलेंगे, अगर कंपनी ने एडिटिव अप्रोच फॉलो कर रखी, मींस गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर रखा है, और उसके बाद सर अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड करते हैं तो सर आप क्या करेंगे, जो भी आपकी डेफर्ड इनकम आ रही है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आ रही है, ऑन द डेट ऑफ रिफंड आप उसे डेबिट कर देंगे, और अगर एक्सेस अमाउंट उसके कंपैरिजन में सर रिफंड हुआ तो आप उसे क्या करें, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इस केस में सर आप क्या करेंगे, 9 लाख को सर पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, 21 लाख से सर जो आपका डेफर्ड इनकम उसे खत्म कर देंगे, ठीक है। एंड द इफेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। अच्छा आगे देखिए, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ द ग्रांट, ये हमने बता दिया। एंड द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन पे सर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसका आंसर देख लीजिए साहब। टू द एक्सटेंट द अमाउंट रिफंडेबल एक्सीड सच डेफर्ड क्रेडिट द अमाउंट शुड बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। बेटा यहाँ पे ना एक छोटी सी बात इंस्टीट्यूट ने मिस कर रखी है, एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख लेंगे, एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। और सर 30 लाख का रिफंड हुआ, बैलेंस इसको खत्म कर देंगे, 9 लाख सर पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। नो इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, सर यहाँ पे भी लिख लेंगे आप, चार्ज टू द पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी ऑन द सेम बेसिस एज चार्ज इन द अर्लियर ईयर, क्योंकि आपने एडिटिव अप्रोच फॉलो कर रखी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, सर ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 का है। आइए मैं पहले आपको क्या कराऊंगा, रिलेटेड कंसेप्ट को रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे साहब, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस करेंगे। AS10 ये कहता है कि अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, कोई कॉस्ट इनकर करते हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी असेट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो सर उस खर्चे को आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। AS10 ये कहता है साहब कि अगर आप कोई भी कॉस्ट इनकर करते हैं टू ब्रिंग द एसेट ऑन इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। प्लीज बेटा इस लाइन को याद कर ले क्योंकि ये कॉमन लाइन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, उस खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे। और AS10 एक बात और कहता है साहब, अगर आपको कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है तो सर उससे आप कभी भी असेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। इट मींस क्या होता है कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा है जो इररिस्पेक्टिव कि सर आप असेट एक्वायर करें ना करें, वो खर्चा सर आपका होना ही होना होता है साहब, तो उसे आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में ही चार्ज करेंगे। आई मीन टू से कॉस्ट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ आगे बोलने वाला था, फिर मेरे को लगा एक बार बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने का मौका देते, और इस क्वेश्चन के साथ फिर मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। टेक 10 सेकंड, जल्दी से क्वेश्चन नंबर सी पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए क्या लिखते हैं, एन एंटरप्राइज ऑपरेट ए मेजर चेन ऑफ रेस्टोरेंट लोकेटेड इन डिफरेंट सिटी, द कंपनी हैज एक्वायर्ड ए न्यू रेस्टोरेंट लोकेटेड एट चंडीगढ़, ठीक है। सर वो ये कह रहा है एन एंटरप्राइज ना मेजर चेन ऑफ रेस्टोरेंट, सर अलग अलग सिटी में उसके, ठीक है। द कंपनी हैज एक्वायर्ड ए न्यू रेस्टोरेंट लोकेटेड एट चंडीगढ़, सर उसने एक न्यू रेस्टोरेंट लिया है चंडीगढ़ में जो लोकेटेड है। द न्यू रेस्टोरेंट रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट द रिनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 मंथ ड्यूरिंग दिस रेस्टोरेंट विल बी क्लोज, ठीक। अब सर जो रेस्टोरेंट क्लोज होगा तो लेकिन आपके ऑपरेटिंग खर्चे तो होते रहेंगे ना, तो सर वो आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो सर उस रेस्टोरेंट को रिनोवेट करने के, सेटअप करने के सर खर्चे होंगे वो सारे आप कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। मैनेजमेंट हैज प्रीपेड द फॉलोइंग बजट फॉर दिस पीरियड, सैलरी ऑफ द स्टाफ एंगेज इन प्रिपरेशन ऑफ द रेस्टोरेंट बिफोर इट्स ओपनिंग। ध्यान देना यहाँ पे स्टाफ जो है ना वो सर रेस्टोरेंट को डेवलप करने में काम नहीं कर रहा, सर रेस्टोरेंट की ओपनिंग से पहले सर
स्टाफ आपको एंगेज करना पड़ेगा, उन सब की सैलरी की बात कर रहा साहब ये, ठीक है। तो ये सर आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट, मैं अभी जो 1 मिनट पहले रुक गया था ना कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इस बारे में बताना चाह रहा था बेटा कि जो खर्चे सर आपके होंगे ना, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जो खर्चे आपके सर रूटीन के खर्चे हैं वो सर आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। आप मेरी बात समझना, हमने डिसाइड किया कि हम अपने क्लासरूम को ना हाई फाई लेवल के हिसाब से बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाते हैं, और इसके लिए सर हमने कंपनी से बात की। कंपनी ने बोला सर आपको ना 2 महीने तक हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा, हम इसे अच्छे से बना देंगे, ठीक है। तो सर वो जो खर्चा होगा वो सारा सारा कैपिटलाइज होगा। अब मेरा स्टाफ सर उस दौरान भी आएगा, ठीक है। तो सर वो जो स्टाफ आएगा, हो सकता है सर वो बाहर बैठे या किसी और के ऑफिस में बैठे या कहीं और कुछ मैनेज करे, हम नया ऑफिस लें, वो सर हमारी एक अलग प्लानिंग होगी। तो वो जो खर्चे होंगे साहब, स्टाफ को सैलरी जाएगी, या नए ऑफिस में बैठाने के लिए सर हमने रेंट वगैरह पे करना पड़ेगा, या किसी के साथ मान लो हमने सेटअप किया साहब, और उसमें सर हमने कोई भी मान लो एलोकेटेड एक्सपेंडिचर उसको दिया है एलोकेशन के बेस पे, तो वो सब एक्सपेंडिचर जो हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपने क्लासरूम का, उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है। आगे, कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट से कैपिटलाइज हो जाएगा। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द दीज एक्सपेंडिचर एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आइए ये देखिए साहब, any cost directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner indicated by the management are called directly attributable cost that would be included in the cost of an item of PP। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कम से कम 5 नंबर में से ना ईमानदारी से बताओ तो 2 नंबर इसी लाइन के हो जाते हैं साहब, 1.5 नंबर तो पक्का पक्का है। तो आपने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लैंग्वेज के ऊपर काफी फोकस करना है इसकी, और आपने देखा होगा मैं क्लास में भी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस कराता हूं, और जब भी मेरे को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सर एएस के बारे में बोलने का मौका मिलता है तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूं, दोस्त एएस की लैंग्वेज पे आपने काफी फोकस करना, ठीक है। और ऐसा नहीं है सर कि ये लैंग्वेज कोई टफ है, बस आपको क्या करना, 1 या 2 बार इसे रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगी साहब, ठीक है। चलिए अब ये बाकी पढ़ लेना सर। देखिए 30 लाख जो है आप कैपिटलाइज करेंगे, कॉस्ट ऑफ द असेट का पार्ट मानेंगे, ठीक है। और सैलरी वगैरह स्टाफ सर जो है इसे आप पेंडल अकाउंट में लेके जाएंगे सर, ये आपका ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा, ठीक। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एएस 11 का है। एएस 11 ये कहता है किसी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को आप क्या करेंगे, आप स्पॉट रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या एप्रोप्रिएट रेट के हिसाब से। फर्दर सर एएस 11 ये कहता है कि अगर आपके पास फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो आप क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे सर आप उसे क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट के हिसाब से रीस्टेट करेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा उसे आप क्या करेंगे, पिंडल अकाउंट में लेके जाएंगे, एक्सेप्ट इन केस सर जहां पैरा 46 या 46 का रोल आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड बोरोड $5 लाख on 1st January 21 which was repaid as on 31st July 21, ठीक है। ABC Limited prepare financial statement ending on 31st March 21। rate of exchange between reporting date and foreign currency on the different date are as under, ठीक है सर। ये अलग अलग रेट दे रखे ट्रांजैक्शन डेट से लेके सेटलमेंट डेट तक। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एंड इन द बुक्स ऑफ द एबीसी लिमिटेड एज पर एएस 11। देखिए सर 1 जनवरी को सर उसने लोन लिया, इसे हम बोलेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन, किस पे कन्वर्ट करेंगे सर, ट्रांजैक्शन का जो स्पॉट रेट है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन, कितने से 5 लाख इंटू आएगा आपका 68.5। बेटा मैंने ना कंप्लीट मैराथन कंसेप्ट की डाल रखी सर, उसको आप जरूर रेफर करें, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एएस के ना स्टडी मटेरियल के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो प्लीज आप उसको भी रेफर कर लेना, ठीक है। तो सर ये लोन का अमाउंट आ जाएगा आपका, ठीक। चलिए 3,42,50,000, ठीक। हाँ जी। अब सर देखिए क्लोजिंग डेट पे आप इसे क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे। रीस्टेट करने का मतलब क्या सर कि आप ना जो भी रिपोर्टिंग डेट पे सर आपका ट्रांजैक्शन रेट होगा उसके हिसाब से सर आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आप मेरी बात समझना, अगर आप देखेंगे तो रियल में जो मेरी लाइबिलिटी है ना वो सर 3,42,50,000 की नहीं है, बल्कि मेरी रियल लाइबिलिटी सर $5 लाख के लोन की है। तो अगर आज मैं अपनी पोजीशन देखो साहब तो मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 5 लाख इंटू 69.50 मतलब 1 रुपीज के साथ सर मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं एंट्री करूंगा सर यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट टू फॉरेन लोन कितने से 5 लाख, सर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को कहां ट्रांसफर कर दूंगा, P&L अकाउंट में। चलिए चले, हाँ जी सर। अब सर आपने क्या किया, यहाँ पे सर उसे लाइबिलिटी को सेटल कर दिया, तो अब आपकी जो लाइबिलिटी है सर वो 5 लाख से और बढ़ चुकी होगी। तो आपकी लाइबिलिटी 3,47,50,000 हो चुकी होगी, और आपको जो पे करना पड़ेगा सर वो 3,50,00,000 पे करना पड़ेगा। तो 2.5 लाख का फिर से आपको नुकसान होगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन लोन अकाउंट है 3,47,50,000 टू बैंक अकाउंट 3,50,00,000 और 2,50,000 सर आप क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी सर। और इसे आप ईयर एंड पे कहां भेज देंगे, P&L अकाउंट में।
आगे बढ़े? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। अब कोई भी कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 55 को कंप्लाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग सर कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले, अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करते हैं तो जितनी फेस वैल्यू की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम होगी उतनी फेस वैल्यू के बराबर या तो आपको फ्रेश इशू करना पड़ेगा, फ्रेश इशू में सर आपकी इक्विटी शेयर आ सकती है, प्रेफरेंस शेयर आ सकती है, या उतनी फेस वैल्यू के बराबर सर आपको क्या करना पड़ेगा? सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सीआरआर जब भी आप क्रिएट करेंगे सर वो फ्री रिजर्व से क्रिएट होगा। एक बात और यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो सर जो प्रीमियम रिडम्पशन है उसे हमें कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं? देखिए सर, दो कैटेगरी कंपनी होती है। एक कैटेगरी कंपनी सिर्फ पीएनएल अकाउंट का यूज कर सकती है, कैटेगरी कंपनी सर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को राइट ऑफ करने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे एग्जाम पर्पज के लिए सर, क्योंकि हमारी स्टडी मेट ये कहती है कि हम हमेशा उस कैटेगरी कंपनी मान के चलेंगे जिस कैटेगरी कंपनी को केवल और केवल पीएनएल अकाउंट से यूज कर सकते, राइट ऑफ कर सकते, ठीक है। मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते, ठीक। सर यहाँ पे एक दो बातें समझने वाली, बैंक की अरेंजमेंट की हमें सर कोई टेंशन नहीं होती जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहता। हाँ, सेक्शन 55 को हमें कंप्लाइंस करना होता है। कभी कभी सर क्वेश्चन पता क्या कहेगा? क्वेश्चन ये कहेगा साहब कि आपके पास इतने फ्री रिजर्व है और इसमें से इतने रिजर्व आपने रिटेंड करने हैं और अब आपको क्या करना है? मिनिमम फ्रेश इशू करना है। तो उस केस में हम पता क्या करेंगे? हम चेक करेंगे सर कि कितनी फेस वैल्यू की प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम हो रही है माइनस जो सर हमारे पास सीआरआर के लिए रिजर्व अवेलेबल है आफ्टर एडजस्टमेंट हो। कोई बैलेंस रिटेन करना, उसको रिटेन के लिए एडजस्ट करके, अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचे उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस है उसको एडजस्ट करके, और अगर हमने प्रीमियम पे प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम किया है तो प्रीमियम रिडम्पशन को एडजस्ट करके सर तो जो बैलेंस अपने पास आएगा सर वो रिजर्व हम लोग पहले यूज करेंगे और फिर डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व अवेलेबल फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट विच वर ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, या विच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो सर जो भी आपका बैलेंस आएगा उतने आप क्या करेंगे? फ्रेश इशू करेंगे, डिवाइड कर देंगे उससे उसको फेस वैल्यू से, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी सारे मैंने कंसेप्ट इसमें बोल दिए हैं, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बेटा कि कॉपी पेन लेकर आप जरूर बैठे हैं। जी सर, और आपको जो भी लगता है कि यार ये वाला कंसेप्ट मेरे को नोट करना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, टेक 10 to 15 सेकेंड, जल्दी पढ़िए क्वेश्चन, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रीत लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है, एंड 1,008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड, ठीक। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एज जनरल रिजर्व 90,000 फ्री रिजर्व है सर। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 20,000 फ्री रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जनरली फ्री नहीं होता जब तक क्वेश्चन खुद कुछ ना कहता हो, ठीक। 20,000 आउट ऑफ विच 15,000 इज नॉट एसरटेन्ड एज फ्री रिजर्व। सर अब ये देखिए उसने लैंग्वेज कैसे लिखी कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आपके पास 20,000 है जिसमें से 15,000 जो है वो फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या सर कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 का कौन सा हो गया? फ्री रिजर्व हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, कैसेट बैंक अपने पास 98,000 से। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। सर आपने प्रेफरेंस शेयर को क्या करना है? 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है। तो हमें अमाउंट कितना चाहिएगा सर? फेस वैल्यू आ गई 1 लाख से और प्रीमियम रिडम्पशन सर 10,000 से, तो 110 की सर हमें रीपेमेंट करनी, ठीक है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार यूटिलाइजिंग आफ्टर यूटिलाइजिंग the undistributed reserve and surplus subject to condition that a sum of 30,000 shall be retained in the general reserve which should not be utilized। ओके, वो ये कह रहे हैं सर आपको 30,000 का जनरल रिजर्व रखना पड़ेगा। तो देखिए सर हम पहले सीआरआर क्रिएट करेंगे, हाँ जी, तो 90,000 में 30,000 हमें क्या करना पड़ेगा? रिटेन करना पड़ेगा। तो 60,000 तो हम ये यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और P&L अकाउंट अपने पास कितने से? सर P&L अकाउंट अपने पास है सर 20,000 से, जिसमें से सर 10,000 तो मैं किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लूंगा? प्रीमियम और रिडम्पशन के अगेंस्ट। बाकी 10,000 सर मैं यहाँ एडजस्ट कर लूंगा, बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व सर 5,000 का आपका क्या फ्री है, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 का सर फ्री है। कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नहीं बेची हमने, कुछ और एडजस्टमेंट नहीं सर, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रिडीम जो किया है वो कितने % प्रीमियम पे किया है? 10% पे। तो सर हमारे पास जो हम रिजर्व यूज कर सकते हैं सर वो 75,000 का यूज कर सकते हैं। व्हाट इट मींस? इट मींस 25,000 का हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इशू करना पड़ेगा। अब ये सर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 25,000 रिक्वायर्ड फ्रॉम
इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय सर क्या आएगा, इशू प्राइस नहीं आएगा, फेस वैल्यू आएगा, और फेस वैल्यू सर कितनी 10 है तो 2500। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे इशू प्राइस 12 दे रखा होता तो सर हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए सर 2500 ही निकालते, मींस फेस वैल्यू ही कंसीडर करते। लेकिन सर जो बैंक आता ना वो फिर 12 के हिसाब से आता, हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 से। लेकिन सर यहाँ पे क्योंकि पार पे ही इशू है तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आइए मैं एक काम करता हूँ, इन सबकी एंट्री एक बार आपके साथ बोल देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग कंप्लायंस करेंगे। ठीक है, तो हम पहले सीआरआर बनाएंगे, क्या एंट्री करेंगे सर, हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 से, P&L अकाउंट डेबिट 10,000 से, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व सर 5,000 से, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक, फिर हम एक एंट्री और करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करने से 25,000 से, फिर हम एंट्री करेंगे सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख से। ठीक है सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर 10,000 से, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 110 से। ठीक है, अब हम अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस करेंगे एज स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चन सर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, वी ऑलवेज अज्यूम सर कि वी हैव सफिशिएंट कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1,10,000 से। इसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसे राइट ऑफ करेंगे P&L अकाउंट के साथ। ठीक है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आइए मैं एक बार सारी एंट्री आपको टिक करा देता हूँ। ये देखिए सर, ये सीआरआर क्रिएट करने की होगी, ये आपकी कैपिटल इशू करने की एंट्री होगी सर, ये आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिया, ये उन्हें पे कर दिया, और ये P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं, You are required to pass journal entry to give effect to the above arrangement and also show how the relevant item will appear in the balance sheet of the company after redemption of the carried out। ठीक, अब सर आपने रेलिवेंट आइटम में दिखा, देखिए रेलिवेंट आइटम अपने पास क्या क्या बन जाएगी सर, एक तो अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल सर अपने को कितनी दे रखी है सर, अपने को ऑलरेडी दे रखी 2 लाख से, 25,000 हमने नहीं इशू कर दी, 225 सर इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो चुकी तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं पहले एक बार आपको शेयर कैपिटल टिक करा दूं, हाँ जी 225। चलिए, अब सर रिजर्व एंड सर्विस सबसे पहले क्या है, जनरल रिजर्व 30,000 से। ठीक है, और P&L अकाउंट सर पूरा खत्म हो चुका होगा, हाँ जी, जनरल रिजर्व सर 30,000 आ गया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व सर 15,000 से आ जाएगा, तो 45,000 से आ जाएगा। नहीं सर नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया इशू करने पे, नहीं आया, तो अगर वो आता तो वो भी आ जाता। और कुछ भी आएगा जी सर, क्या आएगा बताओ सर, सीआरआर आएगा, क्योंकि हमने 75,000 का सीआरआर क्रिएट किया है, तो अपना जो रिजर्व एंड सरप्लस आएगा वो टोटल कितने से आएगा, वो 120 से आ जाएगा। ठीक है, और कुछ सर बैंक का बैलेंस अगर दे रखा होगा तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। 98,000 का सर अपना ओपनिंग बैंक है। ठीक है, हमने कुछ बेचा है नहीं, हमने कुछ इशू किया, हाँ जी इक्विटी शेयर इशू किया 25,000 के, और 110 से सर हमने क्या किया, रिडीम कर दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैपिटल मींस प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट 110 से कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे सर जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 13,000 से। ठीक है, चलिए, तो 13,000 से सर आपका कैश एंड बैंक आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख से क्यों दे रखा है इन्होंने, 120 आना चाहिए। जनरल रिजर्व से 30,000 आना चाहिए, यहाँ पे आई थिंक प्रिंटिंग एरर है, आप इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखेंगे कि मतलब मेल कर देना अपना कि सर मॉक टेस्ट लोग ठीक कर लें। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में सर ये 5,000 दे रखा, ये 15,000 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 120। चलें, हाँ जी सर, यहाँ भी देखिए ना आपने 15,000 यूज नहीं करना, तो 5,000 आपने यूज कर लिया तो 15,000 बैलेंस बच गया। ठीक है, ये देखिए जनरल रिजर्व 30,000 है तो 30,000। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। देखिए क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक में बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना होता है सर, हमारा जो टारगेट होता है सर, हमें निकालना होता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कब निकलेगा सर, जब वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर माइनस साल्वेज वैल्यू, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा सर, हम क्या करेंगे सर, जिस डेट पे आग लगी है उस डेट से रिलेटेड जो करंट ईयर है, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर का स्टॉक लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे सर जो भी अपनी परचेज है या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इन्वेंट्री है, माइनस कर देंगे सर कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल लिखते हैं, उसका जीपी में इंपैक्ट दे देते हैं। ठीक है, चलिए, अब सर जीपी निकालने के लिए अगर क्वेश्चन जीपी नहीं दे रखे तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग इमीडिएटली प्रीवियस ईयर का सर कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उससे जीपी रेशो निकालेंगे। ठीक है, जब भी आप जीपी रेशो निकालते हैं तो आपको क्या करना होता है, स्टॉक एट कॉस्ट लेना होता है, और आपकी सेल भी सर नॉर्मल सेल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ कभी कभी सर हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो आपने स्टॉक कस्टमर को दे दिया कि भैया पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना, तो ऐसे केस में सर हम क्या करेंगे, अगर कस्टमर को पसंद आ गया है तो सर हमें उसमें कुछ भी अलग से एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सेल में इंक्लूड कर रखा होगा। हाँ ध्यान देना, अगर सेल में इंक्लूड नहीं कर रखा और कस्टमर को माल पसंद आ गया तो सर आप क्या करेंगे, उसे सेल में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, कभी कभी सर ऐसा होता है कि हमने क्या कर रखा है, सेल रिकॉर्ड कर रखी है लेकिन कस्टमर को माल पसंद नहीं आया, तो उसके हम क्या करेंगे, सेल को रिड्यूस कर देंगे और अलग से सर उस स्टॉक को एट कॉस्ट पे दिखाएंगे। प्लीज ध्यान देना, जो वो स्टॉक है सर नो डाउट वो हमारी ओनरशिप में, हम लोग उसके मालिक हैं, अभी तक सर वो माल कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो सर हम सेल में से रिड्यूस कर देंगे, लेकिन सर वो रेलिवेंट नहीं होता क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक के लिए। क्यों, क्योंकि सर वो इंश्योर्ड गोडाउन में नहीं होता, इसलिए हम उसे अलग से ट्रीट करते हैं। हम जब भी क्लेम निकालेंगे सर उसको कंसीडर उस काम के लिए नहीं करेंगे। ठीक, आइए टेक
10 to 15 सेकंड, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर बी। आइए देखिए क्या लिखते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ये मान के नहीं चल रहा, बल्कि ये कंफर्म है कि आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, और जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं, ठीक है जी सर। On 30th March 22, fire occurred in the premises of Messrs. Alok and Company. The concern had taken an insurance policy of 120, which was subject to the average clause. ठीक है, अगर एवरेज क्लोज लगाना तो सर हम लोग एवरेज क्लोज कैसे लगाएंगे? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 30th मार्च। ठीक सर, आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया कितने से? 191200 से, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक सर, परचेज दे दिया आपको 340, जिसमें 60,000 की मशीन है तो 280 आ गया। सर वेजेज में 6,000 सर इंस्टॉलेशन और मशीन से रिलेटेड है, तो इन्वेंटरी से रिलेटेड सर 94,000 आएगा। सेल में सर 550 है, इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 99,000। अगर अप्रूवल आ गई तो सर हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल में कंसीडर कर चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर अप्रूवल नहीं आई तो सर हम क्या करेंगे? उतनी सेल को रिड्यूस कर देंगे और उतने स्टॉक को एट कॉस्ट दिखाएंगे। कॉस्ट कैसे दिखाएंगे? सेल वैल्यू माइनस सर जीपी रेशो। ठीक है, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। सर 2/3 की हमें अप्रूवल नहीं मिली, तो सर 2/3 आ जाएगा 66,000 माइनस 550, 484 इंटू 20%, 96,800 आ गया। ठीक है भाई, जीपी रेशो दे दी ना 20%। और इतना ही नहीं सर, जो अपना 66,000 का स्टॉक हमने कस्टमर के पास रख रखा, सेल वैल्यू सर 66,000 की, मैं से बोलूंगा 66,000 की सेल वैल्यू का स्टॉक सर कस्टमर के पास है, उसे हम अलग से दिखाएंगे एट कॉस्ट, तो माइनस 20% आएगा कितने से? 52,800 से। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सर सैलवेज वैल्यू 24,600 है, करेंगे इसको कंसीडर। पहले हम क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कितना निकल गया है सर? 191,200 प्लस 280 प्लस 94,000 प्लस 9,600, 6,62,662 माइनस 484 माइनस 52,800, 125,600 आ गया। अब निकालेंगे एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक माइनस 24,600, 1,06,000। तो सर हम क्लेम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, हाँ जी, पॉलिसी अमाउंट कितने से है सर? पॉलिसी अमाउंट सर क्वेश्चन में हमें दे रखा है 120। एक चीज का ध्यान रखना साहब, अगर पॉलिसी अमाउंट वैल्यू ऑफ स्टॉक के कंपैरिजन में ज्यादा तो एवरेज क्लोज नहीं लगेगा। ध्यान देना, मैंने वर्ड बोला वैल्यू ऑफ स्टॉक, ना कि मैंने क्या बोला? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो 120 डिवाइड बाई 125,200, 96,422 आ गया। चलिए, इन्होंने क्या आंसर दिया एक बार चेक कर ले। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका ब्रांच का है, और फॉरेन ब्रांच का। और फॉरेन ब्रांच में सर कौन सी ब्रांच है? नॉन इंटीग्रल ब्रांच है। आइए मैं पहले एक बार कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं और फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपकी फॉरेन ब्रांच नॉन इंटीग्रल है तो उस केस में सर हमें क्या करना है? कन्वर्जन के लिए 3-4 बातें याद रखनी। सबसे पहले सर, चाहे आपकी ब्रांच इंटीग्रल है नॉन इंटीग्रल है, सबसे पहले आप क्या करेंगे सर? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे फॉरेन ब्रांच के केस में। प्लीज ध्यान देना, और जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी सर वो फॉरेन करेंसी में होगी। ठीक, उस एडजस्टमेंट एंट्री के बाद सर आप उन एडजस्टमेंट एंट्री के बाद क्या करेंगे? फॉरेन ब्रांच के ट्रायल को अपडेट करेंगे। ठीक, उसके बाद सर आप उसे कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए सर आप क्या करेंगे? नॉन इंटीग्रल में असेट और लायबिलिटी, चाहे सर वो फिक्स असेट भी क्यों ना हो, आप कन्वर्ट करेंगे सर किस पे? क्लोजिंग रेट पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए सर स्टडी मेट क्लोजिंग रेट अप्लाई करता है, तो हम भी क्लोजिंग रेट ही लेके चलेंगे। ठीक, आगे जितनी भी सर आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर है AS 11 के अकॉर्डिंग, वो टेक्निकली जानी चाहिए सर ट्रांजैक्शन रेट के हिसाब से, लेकिन क्योंकि एग्जाम के लिए सर ट्रांजैक्शन रेट पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एवरेज रेट वहां पे लगा देंगे। ठीक, कोई भी ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस और ब्रांच अगर हुई है तो सर हम उसे क्या करेंगे? एचओ रिकॉर्ड के हिसाब से लिखेंगे। ठीक, एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली साहब, प्लीज ध्यान देना, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। अगर एडजस्टमेंट एंट्री कोई भी है तो आप पहले एडजस्टमेंट एंट्री का इफेक्ट लेंगे, फिर सर उसके बाद ब्रांच के ट्रायल को कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब सर जब आप ट्रायल को कन्वर्ट कर देंगे तो उस
ट्रायल के अंदर सर कोई डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। सर देखिए, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में उसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, जिसको हम बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आप 20 सेकंड ले लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है, मून स्टार हैज ए ब्रांच एट वर्जीनिया यूएसए, द ब्रांच इज नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ द मून स्टार। अब सर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो आप नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन वाले रूल लगाएंगे। एक तो सर यहाँ पे डिफरेंस जो आता है वो आता है आपकी फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन को लेके। अगर इंटीग्रल है तो सर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रेट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, और नॉन इंटीग्रल में सर क्या करते हैं, क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड सर जो भी डिफरेंस यहाँ पे आएगा, तो सेकंड जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा आपका जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है। अगर इंटीग्रल तो सर हम पीएनएल अकाउंट में लेके जाते हैं, नॉन इंटीग्रल के केस में सर हम उसे कहाँ लेके जाते हैं, सर नॉन इंटीग्रल के केस में हम लोग उसे कहाँ लेके जाते हैं, सर उसे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं, द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एज एट 31 मार्च 22 इज एज फॉलोज। देखिए इसके अंदर क्या क्या आएगा, पर्टिकुलर्स यूएस डॉलर डेबिट क्रेडिट, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ठीक है, चलिए हम नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन तो क्लोजिंग रेट लेके चलेंगे। स्टॉक आ गया सर, ओपनिंग रेट आ जाएगा, परचेज सेल सर एवरेज रेट आ जाएगा, गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस सर एच पर एच रिकॉर्ड आ जाएगा, सैलरी एवरेज रेट, कैरीज इनवर्ड एवरेज रेट, रेट्स रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एवरेज रेट, इंश्योरेंस एवरेज रेट, ट्रेड एक्सपेंसेस एवरेज रेट, हेड ऑफिस अकाउंट एज पर एच रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी हेड ऑफिस के अंदर सर ब्रांच का बैलेंस होगा हम उसको कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे लिखता है, सन्ड्री डेटर आ गया, क्रेडिटर आ गया, कैसेट बैंक आ गया, कैश इन हैंड आ गया। ठीक, ये सारी सारी सर आपकी असेट है, इसमें एक ब्रांच मतलब ब्रांच की लाइबिलिटी क्रेडिट है, तो हम इसको क्या करेंगे सर, क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सैलरी आउटस्टैंडिंग 400। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्लीज इस बात का ध्यान दें आप, प्लीज प्लीज आप ब्रांच के ट्रायल को कन्वर्ट करने से पहले सर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब सैलरी आउटस्टैंडिंग सर आपने एंट्री क्या की होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक, तो सैलरी सर आपकी 3600 बन गई, और सैलरी आउटस्टैंडिंग सर जो है वो 400 आ गई। हालांकि आपके फॉरेन करेंसी ट्रायल बैलेंस में सर जैसे आप इसे दोनों साइड एडजस्ट करेंगे बैलेंस टैली हो जाएगा। लेकिन सर अगर आप ट्रांजैक्शन रेट देखेंगे, मतलब कन्वर्जन रेट बोलूँगा मैं यहाँ पे, कन्वर्जन रेट देखेंगे तो यहाँ पे सर एवरेज रेट लगेगा और यहाँ पे क्लोजिंग रेट लगेगा। तो फिर आपको दो बार सर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हम इतना पंगा क्यों करें, हम पहले क्या करेंगे, एंट्री का इफेक्ट लेके चलेंगे और उसके बाद सर क्या करेंगे, ट्रायल को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए डेप्रिशिएट ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट 10% पर एनम एट डब्ल्यूडीवी। ओके सर, आप ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे 10% के हिसाब से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन सर चाहो तो आप ट्रायल को कन्वर्ट करने से पहले ले सकते हैं या बाद में ले सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर जो भी आपका कन्वर्जन रेट है वो सेम है। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं साहब कि आप क्या करें, पहले से डेप्रिसिएशन लगा लें। 4800 सर आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और ये सर आपका आ जाएगा 320। मैं यहाँ पे आपके ट्रायल को अपडेट कर रहा हूँ, 2880। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच फॉर दिस वन। ठीक है, तो सर हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो अमाउंट लेके आएंगे वो लेके आएंगे 15,80,000। जी सर आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफिस सो एन अमाउंट ऑफ 20,50,000 ड्यू फ्रॉम ब्रांच। तो हेड ऑफिस का जो बैलेंस दे रखा होगा वो आ जाएगा सर 20,50,000 के बराबर। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया सर, क्लोजिंग रेट्स के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। देयर वर नो ट्रांजिट आइटम आइदर एट द स्टार्ट ऑफ द और एंड ऑफ द ईयर। ठीक, 1 अप्रैल 20 को व्हेन द फिक्स एसेट वर परचेज द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज 43। ये इरेलीवेंट है सर क्योंकि इन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। ठीक है, हाँ अगर इंटीग्रल होता साहब तो हम क्या करते, फिक्स सेट और उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन होता सर इसी रेट के हिसाब से कन्वर्ट करते। ठीक, आगे देखिए 1 अप्रैल 21 ओपनिंग रेट दे दिया सर आपको 47। तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो किस पे आ जाएगा सर 47 के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
31 मार्च को सर जो रेट है आपका 50 है, ठीक है। जितनी भी सर आपकी असेट लाइबिलिटी है इंक्लूडिंग फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन ऑन इट, ठीक है, तो आप क्लोजिंग रेट के हिसाब से लेके चलेंगे। और इनकम और एक्सपेंडिचर सर क्या करेंगे, एवरेज रेट लेके चलेंगे, ठीक। प्रीपेड ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट गिवन कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपी, उसने बोल भी जैसे कि आपको एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करनी है, वो ना भी बोलता सर तब भी हम इनकॉर्पोरेट करते, ठीक है। एंड ट्रेडिंग एंड पिनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड ब्रांच ऑफ द ब्रांच एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मून स्टार फॉर द पर्पज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इन द मेन बैलेंस, ठीक है। चलिए, बैलेंस शीट नहीं मांग रखी सर, ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पिनल अकाउंट मांग रखा है। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रेशियो, सर वो ब्रांच की बैलेंस शीट में आएगा। अब सर वो मांग नहीं रखा तो हम उसको वहां पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन कन्वर्टेड ट्रायल विद बैलेंसिंग फिगर आएगा, बिल्कुल आएगा। आइए शुरू कर लेते हैं बेटा। ये चारों आइटम आपकी 50 पे कन्वर्ट हो जाएगी, चारों मतलब डेप्रिसिएशन के साथ। ये देखिए, चलिए ओपनिंग स्टॉक 47 में मैंने लिखवा दिया था। परचेज सेल सर ये आपका एवरेज रेट के हिसाब से आएगा। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस सर एचओडी कोड ये मैंने लिखवा दिया। कैरिज इनवर्ड सर आपका एवरेज रेट के हिसाब से। सैलरी देखिए सर एवरेज रेट के हिसाब से, आउटस्टैंडिंग सैलरी सर आपके क्लोजिंग रेट के हिसाब से 50, ये देखिए, ठीक। चलिए, कैरिज इनवर्ड सर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन सर एवरेज रेट के हिसाब से इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, रेंट रेट एंड टैक्सेज सर एवरेज रेट, इंश्योरेंस एवरेज रेट, ट्रेड एक्सपेंसेस एवरेज रेट, एचओ का बैलेंस मतलब जो हेड ऑफिस की बुक्स में सर ब्रांच का बैलेंस होगा वही दिखा देंगे, ठीक है, एज पर एचओ रिकॉर्ड। तो यहां लिख लो साहब एचओ रिकॉर्ड्स, एचओ रिकॉर्ड्स, ठीक है। डेट आएगा, क्रेडिट आएगा क्लोजिंग रेट से, कैसेट बैंक एसिडेंट क्लोजिंग रेट से आएगा, ठीक है। एक्सचेंज गेन सर बैलेंसिंग फिगर है, ठीक। और ये आ जाएगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, एफसीटीआर। ध्यान देना, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो इसलिए को कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सर हमें ट्रेडिंग पेनल अकाउंट बनाना, तो हम क्या करेंगे, इसी ट्रायल को सर बेस मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हम अलग से उठाएंगे और इसके बेस पे सर हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पेनल अकाउंट बनाते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, आइए मैं नीले पेन से सर अब टिक करता रहूंगा। डेप्रिसिएशन आ जाएगा सर, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आइए पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक सर 1052 800 से आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। परचेज सेल आ जाएगी सर 4320 और 7488 से। चलिए, गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस सर एक तरीके से परचेज होगी 1580 सर। इस पे स्टॉक रिजर्व निकलेगा, बेटा निकल सकता है अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ट्रांसफर की। और सेकंड सर ये हेड ऑफिस की बुक्स में सर स्टॉक रिजर्व निकलेगा, ब्रांच की बुक्स में नहीं निकलेगा, इसलिए दिमाग नहीं लगाना क्योंकि ब्रांच की बुक्स मांग रखी है। और वैसे भी क्वेश्चन है सर आपको इनवाइस प्राइस की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ठीक। चलिए, कैरिज इनवर्ड सर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 18,000 से। चलिए, सैलरी सर 162 से सर आपके पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी सर बैलेंस शीट का आइटम है। रेंट रेट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये तीनों सर कहाँ जाएंगे, 36 18 और 18 सर ये आपके ब्रांच के पीएनएल अकाउंट में आ जाएंगे। हेड ऑफिस अकाउंट सर ये आपकी बैलेंस शीट आइटम है ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर ये बैलेंस नील हो जाता है, ठीक है। डेटर क्रेडिटर सर बैलेंस शीट आइटम है। कैसेट बैंक एसिडेंट बैलेंस शीट आइटम है। एफसीटीआर सर नहीं आएगा क्योंकि ये सर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है। आगे क्लोजिंग स्टॉक सर देखिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट के हिसाब से 50 के हिसाब से सर कन्वर्ट कर देंगे और ये आएगा 21,500 इंटू 50, 10,75,000। चलिए, ये आपका सर नेट प्रॉफिट आ गया। आगे बढ़े, हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली हमें करना क्या होता साहब, हर डिपार्टमेंट को सर हमें एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह ट्रीट करना होता है, ठीक है। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर करता है तो जो माल ट्रांसफर करता है उसके लिए सेल मानी जाती है, और जो माल परचेज करता है साहब उसके लिए परचेज मानी जाती है। बस हम उसे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे होता क्या साहब, हमें डिपार्टमेंट के अंदर कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट भी निकालना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते साहब कि कोई ऐसा प्रॉफिट एलिमेंट तो नहीं है जो एक डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड तो कर लिया बट उसके पास रियलाइज नहीं हो पाया, उसको हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट बोलेंगे, स्टॉक रिजर्व बोलेंगे। तो उसे हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व बेसिकली है क्या साहब, स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है अनरियलाइज प्रॉफिट अनसोल्ड स्टॉक, ठीक। स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा सर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट के पास स्टॉक आया जिसको हम बायर डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, हम उस डिपार्टमेंट का कंटेंट रेशो निकालेंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे और सर वो स्टॉक निकाल लेंगे जो दूसरे डिपार्टमेंट से आया। फिर हम क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, जो भी स्टॉक दूसरे डिपार्टमेंट से आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
प्रॉफिट रेशो ऑफ द सेलर डिपार्टमेंट। और ध्यान देना प्रॉफिट रेशो जो आएगा सर वो किसके बेस पे आएगा सर, वो सेल प्राइस के बेस पे आएगा, क्योंकि बायर डिपार्टमेंट का जो परचेज प्राइस है वो सेलर डिपार्टमेंट का सेल प्राइस रहा होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व भी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा साहब। ठीक है हाँ, उसके लिए हम ओपनिंग कंटेंट रेशो ओपनिंग प्रॉफिट रेशो यूज करेंगे, और अगर ओपनिंग कंटेंट रेशो ओपनिंग प्रॉफिट रेशो नहीं दे रखा साहब तो हम सेम क्लोजिंग के बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, एक बात और मैं यहां पे बताना चाहता हूं साहब आप लोगों को कि जब भी आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट के अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो सर जो खर्चे हैं, मान लो आपको खर्चे दे दिए कॉमन, उसको कैसे बांटेंगे सर? उसको बांटने के लिए सर क्वेश्चन या तो आपको एलोकेशन का बेस देगा। अगर क्वेश्चन सर आपको एलोकेशन का बेस नहीं देता, आपको क्वेश्चन एलोकेशन का बेस नहीं देता, तो सर वो होस्ट कोई इंडिकेशन दे दे इनडायरेक्टली सर। जैसे मान लो उसने क्या किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे दिया और सैलरी का खर्चा दे दिया, रेंट का खर्चा दे दिया और सर स्पेस ऑक्यूपाइड दे दिया, तो उसके सर उसके बेस पे एलोकेट करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में सर कुछ भी नहीं दे रखा और कॉमन खर्चे हैं तो सर उसे क्या करें, कंसोलिडेटेड पी&एल अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, चलिए बाकी एक दो बातें और भी हैं वो हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करें। चलो मैं एक बात पहले बता देता हूँ। ठीक सर, कंटेंट रेशो का मतलब होता है आपके डिपार्टमेंट के पास कितना माल ऐसा जो दूसरे डिपार्टमेंट से आया है। अगर क्वेश्चन में सर कंटेंट रेशो आपको दे दिया तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, कंटेंट रेशो सर अलग से नहीं निकालते, फिर उसी को हम कंसिडर करते हैं। ठीक, चलिए बेटा मैंने मोटे मोटे सर सारे कंसेप्ट रिवाइज करा दिए इस चैप्टर के। आइए बी पॉइंट पढ़ेंगे, रिटेल डिपार्टमेंट को छोड़ के। पढ़िए बेटा बी पॉइंट। बी पॉइंट नहीं, बी क्वेश्चन। आइए, Alpha firm has two department X and Y. The product of department Y is made with material supplied by department X at its usual selling price. अभी इसका मतलब क्या सर, डिपार्टमेंट X जिस सेल वैल्यू पे माल मार्केट में बेचता है उसी सेल वैल्यू पे सर Y को माल ट्रांसफर करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओपनिंग स्टॉक आ गया, सेल आ गई, परचेज आ गई, सप्लाई टू डिपार्टमेंट Y आ गया, तो सर X के लिए सर ये सेल बन जाएगा और Y के लिए सर क्या बन जाएगा, परचेज बन जाएगा। आइए टिक कर लेते साथ साथ। ओपनिंग स्टॉक सर 3,50,000, आपका आगे बढ़ते हैं। सेल 4 लाख, आगे बढ़ते हैं। परचेज सर क्वेश्चन है, चाहे आपसे कंसोलिडेटेड पी&एल अकाउंट मांग रखा ना मांग रखा हम तभी बनाते हैं। ठीक है जी सर। परचेज सर 20 लाख और 15,000। आगे देखिए कुछ और लिखा, हाँ जी सर। सप्लाई टू डिपार्टमेंट वाई 3 लाख, इसका मतलब सर 3 लाख एक्स के लिए क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा, और वाई के लिए क्या बन जाएगा सर, ये परचेज बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एक्सपेंडिचर पी&एल अकाउंट में आ जाएगा अलग अलग। वेज सर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा 60/20। आइए 60/20 और सर ये सेलिंग एक्सपेंडिचर आ गया। आगे देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे 2 लाख से और 60,000 से, 2 लाख और 60,000। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन द डिपार्टमेंट वाई कंसिस्ट ऑफ 75% मटेरियल एंड 25% अदर एक्सपेंसेस। अब ये जो मटेरियल सर ये किससे आया है सर, ये एक्स से आया, तो कंटेंट रेशो सर आपके 75% बन गई। ठीक है, द डिपार्टमेंट एक्स अर्न ग्रोस प्रॉफिट एट 15% ऑन द सेल इन 20। लेकिन ये जो क्वेश्चन सर ये 21 का क्वेश्चन, इसका मतलब सर वो ये क्या कर रहा है, आपको ओपनिंग स्टॉक रेशो निकालने के लिए जीपी रेशो दे दिया 15%। ठीक, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज ए होल सर 110 है, तो इसे हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड पी&एल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वो लिख रहा है सर, जो आपका फर्म है वो फीफो मेथड क्या करती है, अडॉप्ट करती है इन्वेंट्री की कॉस्ट के लिए। ठीक है, इसका मतलब सर क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक कंसीडर नहीं करना। इट मीन सर क्लोजिंग स्टॉक में आपका कोई भी कंटेंट ओपनिंग स्टॉक का नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे सर इस क्वेश्चन में। पहले तो देखिए हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, जीपी निकाल लिया होगा, बिल्कुल ठीक है, एनपी निकाल लिया होगा। अब हम सर स्टॉक रिजर्व आपको यहीं पे निकलवाते हैं, हम उसको आंसर से रेफर नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले सर आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, कंटेंट रेशो निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, 75% दे रखा है। उसके बाद सर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट रेशो निकालना पड़ेगा। सर ओपनिंग प्रॉफिट रेशो आपको 15% दे रखा है, क्लोजिंग प्रॉफिट रेशो सर कैसे निकलेगा, 540 डिवाइड बाई सर ये आ जाएगा 27 लाख। क्योंकि सर ये जो 540 है ये केवल 24 लाख की देन नहीं सर, इसके अंदर सर 3 लाख का भी कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 3 लाख भी सर क्या है आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस में माल बिका। ठीक है, तो 20% सर आपका जीपी रेशो आ गया। आइए स्टॉक रेशो निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक रेशो कैसे निकलेगा सर, ओपनिंग स्टॉक किसका, डिपार्टमेंट एक्स का या वाई का सर, डिपार्टमेंट वाई का। वो एक्स का क्यों नहीं, क्योंकि बेटा एक्स का जो स्टॉक है ना वो कंपनी की कॉस्ट पे होगा, उसमें रिजर्व होगा ही नहीं, उसमें कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो 50,000 आ गया, हाँ जी, इनटू आपकी कंटेंट रेशो आ गई कितने से, 75% से, इनटू आपकी प्रॉफिट रेशो आ गई, और प्रॉफिट रेशो सर ओपनिंग कितनी है 15% से। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक रेशो है 50,000 इंटू 75%,
इंटू 15%। 5625 आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा सर? अब हमें क्लोजिंग स्टॉक देखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने से? 60,000 से, बिल्कुल ठीक है। इनटू कंटेंट रेशो, हाँ जी सर, इनटू प्रॉफिट रेशो कितनी है? 20% है। तो सर 9,000 आपका क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक रेशो। आइए, 9,000 सर क्लोजिंग स्टॉक रेशो आ गया, ओपनिंग स्टॉक रेशो 5625 आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है आपका अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सबसे आसान चैप्टर होता है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें तो सबसे टफ लगता है। बेटा जिन बच्चों को ना ये चैप्टर टफ लगता ना, उसका एक रीजन है कि उन्होंने क्या किया है, इस चैप्टर को अपने हिसाब से सर मॉडरेट कर दिया। मतलब बच्चा पता पहले क्या करता है? पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, और ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती तो ठीक हो जाता साहब, अदरवाइज गलत हो जाता है। दूसरा सर वो क्या करता है, फिर पीएनएल अकाउंट बनाने की कोशिश करता है, फिर बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करता है, और एक क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन को सर वो कई बार पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे सर क्वेश्चन में टाइम भी लगता है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। ठीक सर, इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे करें बेटा? इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करने का एक बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर है, और आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। देखिए, इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूं, तो सर कई बार ना बैलेंस अलग अलग एंगल से निकल जाते हैं। एक बार तो सर क्या होता है, बीआर अकाउंट के अंदर डिसऑनर अमाउंट निकल गया, बताओ। इसलिए क्वेश्चन बनाने वाले को पता है कि उसने बैलेंस कहां मिस कर रखा है। तो हम इसका एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम प्रोसीजर पता क्या फॉलो करते हैं? हम सबसे पहले सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह बना लेते हैं। ठीक, फिर हमें दो चीजें चेक करनी होती है। सबसे पहले, क्या क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी? आंसर इज यस। ठीक है सर, कुछ नहीं करना अलग से ना। हाँ, अगर क्वेश्चन में सर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी तो उस केस में सर आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल सर एज ए बैलेंसिंग फिगर निकलता है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा सर, हमें ये चेक करना होता है कि क्या क्वेश्चन में कैश एंड बैंक दे रखा है, नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में सर कैश एंड बैंक दे रखा है तो हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाते। सर मेरी बात सुनना, इस बात को दोबारा बोलता हूं। अगर क्वेश्चन में कैश एंड बैंक अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी, कंप्लीट कैश एंड बैंक अकाउंट बना के दे रखा, तो हम नहीं बनाते। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा साहब? कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कई बार बच्चा पता क्या गलती करता है, उसको देखता है कि कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी, क्लोजिंग बैलेंस भी, और अकाउंट ही नहीं बनाता। कहता नीड क्या है, बैलेंस तो टैली हो रहा है। कई बार कैश एंड बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाता। ठीक, तो मेरे साथ साथ सर इस बात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट चेक करेंगे, क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ने का टाइम भी दूंगा आपको, एक बार प्राइमा फेसी देख लेते। नहीं, सेकंड सर हम क्वेश्चन के अंदर क्या चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन में जो कैश एंड बैंक है अकाउंट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। सर मेरी बात सुनिए, इस बात को ध्यान से ना। कैश एंड बैंक अकाउंट कंप्लीट दे रखा तो नहीं बनाएंगे सर, अदरवाइज हम क्या करेंगे? कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक सर, कैश एंड बैंक अकाउंट यहां बनेगा सर। क्यों बनेगा सर? कैसे बनेगा सर? क्यों बनेगा सर? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसलिए बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं दे रखा। सर कैश एंड बैंक अकाउंट अलग बनेगा, कंबाइंड बनेगा। अगर क्वेश्चन में सर आपको इन्फॉर्मेशन कैश और बैंक की अलग अलग दे रखी तो अलग अलग अकाउंट बनेगा। अदरवाइज सर क्या करेंगे? कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन सर अगर उसने कंबाइंड वे में दे रखी है तो हम उसका बाइफरकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सर जो कैश एंड बैंक है वो कंबाइंड बन जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे बेटा? इसके बाद मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर इसी क्वेश्चन को बेस लेके सर बातें आपको बताऊंगा, और आपने उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। आइए जल्दी से क्वेश्चन 4A पढ़िए। मैं आपको सर यहाँ पे 20 सेकंड दे रहा हूँ। 20 सेकंड में आप क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, बिलीव मी, और मेरे को पता है। लेकिन हाँ, मेरे प्यारा प्यारा बच्चा क्या करेगा? वीडियो को पॉज करेगा और एक बार आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर उसके बाद वीडियो को एक्टिव करेगा। ठीक, चलिए चलिए क्वेश्चन 4 का ए पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ज्योतिषी का ट्रेडर। सर ये आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे दी ज्योतिषी का। ठीक है, द फॉलोइंग बैलेंस आर अवेलेबल एज ऑन 31 मार्च 21 एंड 31 मार्च 22। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में मेरे को प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करना है कि आपको एग्जाम में क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ताकि आपसे गलती ही ना हो। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल धीरे धीरे कराऊंगा। ठीक है, चलिए। लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, बिफोर चार्जिंग फॉर बेड डेट। इसका मतलब सर अगर बेड डेट क्वेश्चन में दे दिया तो हमें इसके साथ उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, जो बेड डेट का अमाउंट होता है वो आपका डेटर के अकाउंट में आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर।
जनरली सर जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना आपके डेटर का, वो बैड डेट के बाद होता है, क्योंकि बैड डेट आप ऑलरेडी सर राइट ऑफ कर चुके होते हैं, ठीक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर कभी भी आपके बैड डेट, उसके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर आपका कभी भी बैड डेट नहीं होता, मीन सर वो पैसा डूबा नहीं होता, आप एस्टिमेट लगाते हैं, इसलिए सर हम उसे कभी भी डेटर के अकाउंट में नहीं लेके जाते, बल्कि डेटर का जो फाइनल बैलेंस आता है उसके अगेंस्ट सर बैलेंस शीट में एडजस्ट करके दिखा देते हैं और पीडीएल अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन में सर आपको साफ साफ बोल दिया है कि सर ये जो बैलेंस है ये बिफोर चार्जिंग फॉर बैड डेट है, तो इसका मतलब क्या सर, हम बैड डेट नो डाउट डेटर अकाउंट में चार्ज करेंगे, लेकिन उसके बाद सर इस बैलेंस को अपडेट करके लिखेंगे, ठीक। ट्रेड पेबल आ गया, पेबल फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया, इन्वेंट्री आ गया, लॉन्ग टर्म लोन आ गया सर एसबीआई से 12% के हिसाब से, ठीक है, कुछ लोन की रिपेमेंट वगैरह भी हुई है, बैंक का बैलेंस आ गया, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसेबल आ गया, पेमेंट टू ट्रेड पेबल आ गया, पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन सर आपको अलग से पे करके दिखाना है, और अगर मान लो उसका कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह बैलेंस है तो आप उसे क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे सब पीएनएल अकाउंट में अमाउंट चार्ज करने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। सैलरी पेड आ गया, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया, कैश सेल आ गया, ठीक है। क्रेडिट सेल सर 80% ऑफ द टोटल सेल है, तो इसका मतलब सर कैश सेल कितनी है आपकी 20% है, अगर ये 20% है तो सर आपकी 100% सेल कितने से हो जाएगी सर 1250 से, तो 80% सर कितने से आएगी 10 लाख। चलिए, क्रेडिट परचेज सर 540 है, और कैश परचेज सर आपकी 40% ऑफ टोटल परचेज है, तो ये सर 60% हो जाएगी, हाँ जी सर, तो 60% है क्रेडिट परचेज, ठीक है, तो कैश परचेज 360 से आएगा। जीपी सर आपका कोस्ट प्लस 25% है, हालांकि स्टडी मेट सर कहीं क्वेश्चन में इन्वेंट्री अकाउंट नहीं बनाती है, मैं हमेशा कहता हूं जहां पे जीपी रेशो दे रखे इन्वेंट्री अकाउंट आपको बनाना चाहिए, कई बार सर वो क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं, हालांकि वो बिल्कुल ठीक अप्रोच है, निकल भी जाएगा सर बैलेंसिंग फिगर आराम से, क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा और ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट भी बनेगा, आराम से निकल सकता साहब, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ साहब आपको इन्वेंट्री अकाउंट भी बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए, डिस्काउंट अलाउड आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया, बैड डेट से 2% ऑफ द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 4500 आ जाएगा 2% इसका, ये आप बैड डेट दिखाएंगे, और जो भी बैलेंस कंसीडर करेंगे सर लेजर के लिए कितना कंसीडर करेंगे 220500, और इसको सर आप पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक। अभी तक मैं आपको बताऊं मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। डेप्रिसिएशन सर आपने प्रोवाइड करना है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट। अब ये बताइए जो हमें फिक्स असेट के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, क्या ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद है या पहले है, सर चेक करना पड़ेगा। देखिए, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, आपने प्रोवाइड करना है, इसका मतलब सर ये बैलेंस पहले के हैं, आप इन्हीं बैलेंस को बेस लेके सर लेजर अकाउंट बना सकते हैं, तो उस केस में सर आप डेप्रिसिएशन उस लेजर में चार्ज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग से दिखाना पड़ेगा साहब फिर ना, और जो बैलेंस शीट में अमाउंट लेके जाएंगे डेप्रिसिएशन के नेट करके लेके जाएंगे, डिस्कस करेंगे साहब आराम से इस बात को। ऑफ अदर एडजस्टमेंट, ऑन 1 अक्टूबर 21 दे सोल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू 40,000, ठीक है, और एट ए लॉस ऑफ 15,000, न्यू मशीन सर परचेज किया अपन 1 जनवरी को, तो ये जो डेट है इनकी रेलिवेंस से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो आप मशीन के बारे में सर पहली एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट सर आपने सोल्ड कर दिया 1 अप्रैल को बुक वैल्यू पे, सेकंड एडजस्टमेंट की बात हो रही है। लोन वाज पार्टली रिपेड ऑन 31 मार्च टुगेदर विद इंटरेस्ट फॉर द ईयर, ठीक है, तीसरी एडजस्टमेंट की बात हो रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेड ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22। सर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अब हम सर अपने माइंड में ये चीज लेके चल रहे हैं कि हम एग्जाम में बैठ गए, अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना। देखिए, सबसे पहले सर आप फॉर्मेट बना लेंगे किसका, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का, ठीक। उसके बाद वर्किंग नोट बनेगा सर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट का, हालांकि हो सकता है सर जो सजेस्टेड आंसर है इसका वो वर्किंग नोट ऊपर नीचे दे रखा हो, लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप देखें तो आपके लिए मैंडेटरी अकाउंट होता है साहब ओपनिंग बैलेंस, मतलब मैंडेटरी अकाउंट होता है आपका कैश एंड बैंक अगर नहीं दे रखा, और ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगी, और वर्किंग नोट नंबर 2 सर आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। आइए मैं एक बार ये टिक कर देता हूँ कि हमने ये फॉर्मेट बना लिए होंगे, ठीक। जो भी रेलिवेंट एडजस्टमेंट मैं आपको कराऊंगा, जहां मेरे को लगेगा कि लिख के समझानी है तो मैं प्रॉपर आपको अकाउंट बना के समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा खासा इस क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बेटा आप लोगों को
अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर पूरा रिवाइज कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सर, हमने फॉर्मेट बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट का, पीएनएल अकाउंट का। आप इसे कंबाइंड वे में बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये बैलेंस शीट आई। वर्किंग नोट नंबर सर 1 मेरा बनेगा कौन सा? ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन बना नहीं रखी क्या? ये बना रखी सर, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा, मैं इस पर टिक कर देता हूँ, ठीक। और ये मेरा बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक। बैंक का बैलेंस उसके बाद हम लोग लिखेंगे। क्या दे रखा बैंक का बैलेंस? यस सर, कितने से? 25,000 ओपनिंग बैलेंस दे रखा। हम ये बैलेंस लिखेंगे। अब मैं सर टिक करता रहूंगा, जो जो चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब सर मेरे को इस क्वेश्चन को करना कैसे करूं? बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और सिंगल एंट्री के सारे ही क्वेश्चन आसान है। बस आपने क्या करना, जो प्रोसीजर मैं अब आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा, आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। जी सर, हम बिल्कुल उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे सर, बना लिया। और इसके बाद फॉर्मेट बनाने के बाद आप पता क्या करेंगे, 2 वर्किंग नोट बनाएंगे, बना लिए सर, ठीक है। हाँ, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी और कैश एंड बैंक अकाउंट दे रखा होता तो वो दोनों वर्किंग नोट नहीं बनते, ठीक। उसके बाद सर आपने क्या करना, पहली आइटम से लग जाना है, उससे रिलेटेड जो जो एडजस्टमेंट है सर उसको कंसीडर करना और क्वेश्चन करते चले जाना। देखिए ओपनिंग लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से, क्लोजिंग 5 लाख से, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी कुछ? हाँ सर, एक चीज दे रखी, डेप्रिसिएशन दे रखा है 5% से, ओके। क्या ये जो 5 लाख है ये डेप्रिसिएशन के बाद है या पहले है? सर ये तो डेप्रिसिएशन से पहले है। इसका मतलब सर कोई मूवमेंट नहीं, कोई परचेज सेल नहीं, नहीं। अब इसको दिखा देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, और 25,000 5% के हिसाब से सर क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन बनेगा, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे, और 475 सर आप क्या करेंगे, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट पे दिखा देंगे, ठीक। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में 5 लाख आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 475 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और 25,000 का सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। चले, हाँ जी सर। हमें प्रोसीजर क्या सर ये बताओ बेटा, हम पहले आइटम से लग जाएंगे। अगर उस रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो उस एडजस्टमेंट को कंसीडर करते सर उसका ट्रीटमेंट करते चलेंगे, ठीक है। अगर नीड हुई तो लेजर अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे सर ऐसा कोई नीड नहीं हुई तो हम आगे बढ़ जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी सर देखिए 220 330 है, ठीक है। 1 अक्टूबर को सर उन्होंने मशीन जिसकी बुक वैल्यू 40,000 है सर 15,000 के लॉस पे बेच दी, और जो न्यू मशीन है सर वो 1 जनवरी को परचेज की। बेटा मैं यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना के दिखाऊंगा, क्योंकि टिक करने से सर उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक। जी सर, प्लांट एंड मशीनरी की अगर हम बात करें तो अपने पास सर ओपनिंग बैलेंस कितने से आएगा, 220 से, और क्लोजिंग बैलेंस सर 330 से। आइए एडजस्टमेंट में सर हमें बताया है, अब ये 330 ध्यान देना, ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद है या पहले? सर ये पहले है, तो कोई बात नहीं, हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज करेंगे, और सर बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही प्लांट एंड मशीनरी को दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए 1 अक्टूबर को उसने एक मशीन बेच दी जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, और 15,000 के सर उसने लॉस पे बेच दी। और ये जो बैलेंस बता रहा ना 40,000, ये 31 मार्च के हिसाब से, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन जो 6 मंथ का है वो एडजस्ट नहीं हो रखा। तो हम क्या करेंगे सर, प्रॉफिट और लॉस निकालने से पहले उसको भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आइए तो यहाँ पे सर हमें क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट और खोलना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। 40,000 की सर बुक वैल्यू आप यहां से हटाएंगे, और 40,000 सर यहां लिखेंगे। अब सर ये जो 40,000 है, क्या ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद है? क्या ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद है या पहले है? सर ये पहले है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, इसके ऊपर ना 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 40,000 जी सर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने से है सर? 10% से, ओके। इंटू 10% इंटू 6/12, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। 15,000 के लॉस पे सर आपने इसे बेच दिया, ये P&L में लॉस आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर सर बैंक कितने से आएगा, 23,000 से आएगा, ठीक है। आइए और कुछ एडजस्टमेंट सर एक बार चेक कर लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट अलग से दे रखा सर, ठीक है। और लोन की एडजस्टमेंट दे रखी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आइए क्लोज करते हैं। ये सर 40,000 टैली हो गया, हाँ जी। अब इसको क्लोज करते हैं। 370 370 150,
आइए पोस्टिंग करें। हाँ जी, पहले प्लांट एंड मशीनरी देखिए 150 सर आपने परचेज कर लिया, तो सर ये बैंक में चला जाएगा 150। आइए बैंक में 150, परचेज हो मशीनरी, ठीक। और आपने सर 23,000 की बेच दी है, बिल्कुल ठीक है। बेचने से सर आपको 15,000 का लॉस हुआ है, 15,000 का लॉस सर पिंडल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। और कुछ? हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस सर आप एज इट इज बैलेंस शीट में दिखा देंगे 220। हाँ जी, अब क्लोजिंग बैलेंस दिखाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। आइए अब देखिए, ये जो 220 है इसमें से 40,000 आपने बेच दी तो 180 बच गई। हाँ जी, 180 आप पूरे साल होल्ड करेंगे, 18,000 डेप्रिसिएशन इसके ऊपर आ गया। 40,000 जो बेच दी उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 2,000 है, उसको अलग से लिख लेते क्योंकि जो आप ना असेट बेचते हैं उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा होता है उस डेप्रिसिएशन को सर हम कभी भी क्लोजिंग बैलेंस निकालते और एडजस्ट नहीं करते क्योंकि वो एसेट हट चुकी होती है, ठीक है। तो 2,000 अलग से लिख लेते। आइए, ये 150 का आपने परचेज की, हाँ जी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन सर ये परचेज उसने डेट दे दी कब, 1 जनवरी को, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा। तो 150 का 10% 15,000, 3 महीने का 3750। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा आपको कैलकुलेटर से सोल्व करके देखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये वो डेप्रिसिएशन है सर जो अपने पास क्लोजिंग असेट है उससे रिलेटेड है, और ये 2,000 सर किससे रिलेटेड है, जो असेट हमने बेच दी, ठीक है। तो टोटल सर पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा 23750। आइए 23750, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते, एक सेकंड, पेन हम नीला ही रखेंगे यहाँ पे ना, चले। हाँ जी, लेकिन जो एडजस्टमेंट बनेगी सर वो 21750 की बनेगी, और क्लोजिंग बैलेंस सर अपने को जो दे रखा है वो 330 दे रखा है, तो 330 माइनस 21750, 308250 आ गया, 308250। आइए क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट आ जा 308250, ठीक है। हाँ जी सर, बेटा 5 to 10 सेकंड लीजिए और एक बार ये देख लीजिए, इसमें कुछ भी अगर आपको दोबारा देखना है क्रॉस करना तो कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सर किसकी दे रखी, ऑफिस इक्विपमेंट की ओपनिंग 105 है, क्लोजिंग 85 है, और कुछ बोला उसने, हाँ जी उसने बोला है कि आपने ऑफिस इक्विपमेंट सर बेच दिया बुक वैल्यू पे 1 तारीख को ही। इसका मतलब सर कितना बेचा नहीं बताया, तो ये जो डिफरेंस है, क्योंकि ये भी बिफोर डेप्रिसिएशन है, ये भी before, ये तो अगर ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो जो एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन की नहीं है सर, वो बल्कि सेल की है। तो आपने क्या किया, 20,000 का सर प्लांट एंड इक्विपमेंट बेच दिया, तो 20,000 हम क्या करेंगे, प्लांट एंड इक्विपमेंट बैंक में दिखाएंगे। आइए नीले पेन से ये देखिए, और जो डेप्रिसिएशन है सर वो क्लोजिंग बैलेंस पे लग जाएगा, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है सर, 15% है। तो डेप्रिसिएशन आएगा आपका 85,000 का क्लोजिंग बैलेंस है इंटू 15%, क्योंकि जो आपने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है वो फर्स्ट ऑफ द ईयर बेच दिया, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। 12750। आइए पी एंड एल अकाउंट में आएगा साहब 12750, और इसका इफेक्ट लेके सर हम क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे 72250 से, और ओपनिंग सर 1,05,000 से ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखता है सर। आगे उसने ट्रेड रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन दे दी। देखिए हम हमेशा एक रूल और फॉलो करते हैं कि जब भी क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल या इन्वेंट्री में से कोई पहले आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का अकाउंट एक साथ बनाते हैं, और अगर बीआर और बीपी दे रखा तो सर उस अकाउंट को भी हम साथ साथ बनाते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैं ये तीनों अकाउंट आपको बनवाऊंगा, और आई थिंक यहाँ तो फिर कोई मिक्सअप ना हो जाए चीज़ों का, यहाँ से बनवाना स्टार्ट कर देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, और आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अकाउंट के लिए भी जगह चाहिएगी, तो इन्वेंट्री अकाउंट यहाँ ऊपर बना लेते हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ साहब,
जब भी हम इन 3 लेजर को बनाते हैं तो बच्चा एक छोटी सी गलती क्या करता है कि इन 3 लेजर के अलावा ना अगर कोई और इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो उसकी पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देता ना। आपने इन 3 लेजर के ऊपर ही फोकस करना, ठीक है। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में BRBP भी होता तो हम क्या करते, पांचों लेजर को फिर एक साथ कंप्लीट करते। आइए, ओपनिंग बैलेंस है ट्रेड रिसीवेबल कितने से नहीं दे रखा, क्लोजिंग बैलेंस सर 225 से, लेकिन 225 का जो बैलेंस है ये आपका बिफोर बेड डेट है, जबकि हमें ये बैलेंस सर कैसे लेना होता है, आफ्टर बेड डेट लेना होता है। तो मैं क्या करता हूँ सर, बेड डेट भी साथ साथ एडजस्ट कर देता हूँ। तो जो बेड डेट आएगा अपना हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितने से आएगा 4500 से बेड डेट आएगा और 220500 से क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग नहीं दे रखा, ठीक है। साथ साथ सर मैं क्या करूँ 4500 को P&L अकाउंट में चार्ज कर लूंगा। हालांकि ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस क्लोजिंग है ओपनिंग है वो सब मैं तब पोस्ट करूंगा जब ये मेरे तीनों लेजर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सर P&L अकाउंट में बेड डेट कितने से 4500 से। आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। आइए, अब यहां पे सर आगे बढ़ेंगे। ट्रेड पेबल ओपनिंग 95,000 से, ठीक है, क्लोजिंग नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं। आपका इन्वेंट्री ओपनिंग नहीं दे रखा, क्लोजिंग अपना 65,000 से दे रखा है, तो क्लोजिंग अपना 65,000 से दे रखा, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों लेजर से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन होगी मैं उसको यूज करूंगा। देखिए, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आएगा सर, एक तो ट्रेड रिसीवेबल में आएगा, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल कितने से, एक बार अमाउंट में दोबारा देख लेता हूँ 925 से। और ये 925 का इंपैक्ट सर साथ साथ हम कहाँ लेंगे, बैंक के अंदर लेंगे। हम बैंक अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम बैंक अकाउंट सर जो सोल्यूशन दे रखा है उसी को रेफर करें, तो वहां पे हम टिक कर देते हैं 925 से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सर इन्फॉर्मेशन दे दी पेमेंट टू ट्रेड पेबल, हाँ जी, तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं 525, तो ट्रेड रिसीवेबल को ट्रेड पेबल का सर 525 की पेमेंट करते हैं और 525 की सर हम क्या करते हैं, एक बार पोस्टिंग चेक कर लेते हैं बैंक के अंदर। आगे बढ़े, हाँ जी, आगे वो लिखता है साहब पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस। सर एक बार लिख लें इसको, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे सर, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पहले 3 लेजर कंप्लीट करेंगे। बच्चा यही गलती करता है कि जो भी चीज उसको दिखती है उसकी पोस्टिंग करने लग जाता है, और जिस लेजर के लिए सर उसने आगे बढ़ना उस लेजर की कुछ चीजें सर ऊपर नीचे हो जाती, मिस हो जाती, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको मैं दोस्त इस बात का प्रोमिस दे रहा हूं कि जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, अगर आप इस प्रोसीजर से 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो लेस प्रोबेबिलिटी होगी कि सर आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर सैलरी पेड आएगा नहीं, सेलिंग एक्सपेंसिस सर नहीं आएगा, कैश सेल, सर कैश सेल कहाँ आएगा, सर देखिए कैश सेल तो सर अपना एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सर कैश अकाउंट में आएगा, आइए एक बार कैश अकाउंट में लेके चलते फिर 250, हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट में 250। सर हो सकता है इन्होंने कंबाइन सेल दिखा रखी है, तो कोई बात नहीं, हम फिर कंबाइन करके जोड़ के दिखा देंगे। तो इन्होंने वर्किंग नोट बना रखा, कोई बात नहीं, हम 250 यहाँ लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर जब भी आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, चाहे कैश सेल या क्रेडिट सेल, आपकी इन्वेंट्री कम होगी, जो इन्वेंट्री कम होगी वो कॉस्ट पे कम होगी। और आपको सर क्वेश्चन है जो जीपी रेशो दे रखा है वो कैसे दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। आइए सर, कॉस्ट प्लस 25% दे रखा है, तो कॉस्ट कितनी है 100, प्रॉफिट 25, तो सेल प्राइस 125 हो गया। 25 सर आपका प्रॉफिट है, तो आपकी जो जीपी रेशो सेल है सर वो 20% आ जाएगी। तो सर जैसे आप 250 का माल बेचेंगे तो 2 लाख सर उसकी कॉस्ट आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे इन्वेंट्री में सर कॉस्ट दिखा देंगे 2 लाख से, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब सर हमें कैश सेल की इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन हमें ये पता सर कि क्रेडिट सेल 80% ऑफ टोटल सेल है, तो कैश सेल 20% है, तो सर क्रेडिट सेल कितने से आ जाएगी, पहले हम क्या करेंगे टोटल सेल निकालेंगे, 1250 आएगी, क्रेडिट सेल सर आपकी 10 लाख आ जाएगी, ठीक है। तो 10 लाख की क्रेडिट सेल से हम क्या करेंगे, एक तो अपना ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ा लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है सर। और सर इसको सेल में दिखा देंगे, सेल अपनी 1250 आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही सर हम इस सेल को रिकॉर्ड करेंगे अपनी सर इन्वेंट्री कम हो जाएगी, तो इन्वेंट्री में 8 लाख आ जाएगा। आगे बढ़े, हाँ जी, चलिए सर क्रेडिट परचेज कहाँ आएगा, सर एक तो आपके परचेज में आएगा, उससे पहले सर कुछ दे रखा है नहीं सर, सर परचेज में आ जाएगा, मतलब सर आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, ठीक है 540 से। और इसकी वजह से सर साथ में क्या होगा सर, आपके क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ट्रेड पेबल में 540 आ जाएगा। और ये सर परचेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ जाएगी। मैं एक बार कैश परचेज और निकाल लेता हूँ, फिर सर इसकी पोस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए सर हमने कैश परचेज कैलकुलेट कर ली थी, मैं दोबारा कैलकुलेट करा देता हूँ। सर 60% ऑफ द टोटल परचेज कैश परचेज है, तो क्रेडिट कितनी 60%, अगर मैं डिवाइड बाई 60% करता हूँ 9 लाख की सर टोटल परचेज आ गई, और 40% सर उसका 360 आ गया। तो 360 सर कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, 360 सर एक तो आप कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा सर 360 सर आप इन्वेंट्री अकाउंट में लेके आएंगे, आ जाए इन्वेंट्री अकाउंट कहाँ है, इन्वेंट्री अकाउंट
अरे कहाँ दूर भेज दिया कि कहीं नहीं, यहीं पड़ोस में ही है, ठीक है। 360 का सर इन्वेंट्री हमने क्या किया, कैश परचेज किया, और 9 लाख का सर परचेज का अमाउंट आ जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, खूब सारी मेहनत करो इस टाइम, जितनी मेहनत आप करोगे उतना बेटा वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। खूब सारी आपने मेहनत करनी है, बिल्कुल अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि एक सिंगल सेकंड अब आपने वेस्ट नहीं करनी, और अगर किसी रीजन से टाइम वेस्ट हो जाता है सर उसको रिपीट नहीं होने देना, ठीक है। अब ये वक्त आ गया बेटा जहां पे आप अपना रिजल्ट बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए 9 लाख आएगा, और हमने इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ आएगा सर, क्रेडिट परचेज का, सर क्रेडिटर में आएगा, हमने वहां पे इंपैक्ट डाल दिया ना, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, चलें जी सर, और देखते हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। डिस्काउंट अलाउड, सर डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है हम ट्रेड रिसीवेबल को डिस्काउंट देते हैं 5500 से, ये लो जी 5500 से डिस्काउंट दे दिया, और सर ये आपका P&L अकाउंट में आ जाएगा, 5500 से खर्चा बन जाएगा क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है साथ। 5500 का डिस्काउंट सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख नहीं रखा गया इन्होंने, क्यों नहीं लिखा सर, अच्छा यहाँ लिख रखा क्योंकि आना चाहिए। और डिस्काउंट रिसीव्ड सर आपका आगे दे दिया कितने से, 4500 से था शायद, हाँ जी 4500 से। तो डिस्काउंट रिसीव्ड सर आपका ट्रेड पेबल अकाउंट के अंदर आएगा, और साथ में सर ये आपकी इनकम बन जाएगी। चलें जी सर, बिल्कुल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैड डेट की बात सर अपनी हो चुकी थी, डेप्रिसिएशन की बात सर अपनी हो चुकी है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तीनों लेजर को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं, ओवर करते हैं। ये देखिए सर 1065 आ गया, 9 लाख है तो 165 का बैलेंस आ गया ओपनिंग इन्वेंट्री। सर पहले हमें कौन सा लेजर बंद करना चाहिए, कोई रूल है? नहीं सर, कोई रूल नहीं है। तो सर फिर क्या करें बेटा, आपको ना हर लेजर को चेक करना पड़ेगा, जहां पे एक बैलेंस आ रहा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, एक से ज्यादा बैलेंस आ रहा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस लेजर से रिलेटेड दूसरी इन्फॉर्मेशन कहां मिलेगी, फिर आप उस पहले लेजर को क्लोज करेंगे, उसके बाद सर इस लेजर को क्लोज करेंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं इन्वेंट्री की पोस्टिंग कर दूं, 165 ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, 65 सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ जाएगा। आइए ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट कर लेते हैं। 165 हालांकि इन्होंने बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकाल रखा, आप निकाल सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, इन्वेंट्री अकाउंट बनाना चाहिए। 65,000 का सर आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग में 165 मैंने टिक कर दिया अभी अभी, और क्लोजिंग में सर 65,000 इन्वेंट्री, थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे होगी, ये लो जी। हम आगे बढ़ते हैं सर, बिल्कुल बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बेटा, अब क्रेडिटर अकाउंट आ गया, नहीं सर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है, ओके। ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग गायब था, 925 प्लस 5500 प्लस 4500 प्लस 220 माइनस 10 लाख, सर ये आ जाएगा अपना 155,500। आइए 155,500 ओपनिंग बैलेंस शीट में। हाँ जी, क्लोजिंग में 220,500 जी सर। आगे चलते हैं, इसके बाद सर किसको क्लोज करेंगे, सर इसके बाद हम लोग ट्रेड पेबल को क्लोज करेंगे। 525 प्लस 4500 95,540 635 से कंपैरिजन करेंगे इसका, तो 1,05,500 आ गया। आइए 95 अपना ओपनिंग है, और क्लोजिंग है सर अपना 105,500। चलें बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा, क्लोजिंग हमने ट्रेड पेबल को टिक कर लिया है, और इसी के साथ सर हम आगे बढ़ेंगे। सर ये जो तीनों लेजर अपने कंप्लीट हो गए, इन सब की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए सर, आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्पेक्टिव लेजर को पहले कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे, और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। आइए अब देखिए सर, ट्रेड रिसीवेबल हो चुका, ट्रेड पेबल हो चुका, पेबल फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस क्या करेंगे सर, अकाउंट बनाएंगे। आइए 20,000 सर ओपनिंग है, 15,000 अपना क्लोजिंग है, और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, सर 42,000 सर आपने क्या कर दिया, पे कर दिया है। तो इसका मतलब सर जो अमाउंट निकल के आएगा आपका P&L अकाउंट में, आप एंट्री क्या करेंगे, P&L टू ऑफिस एक्सपेंसेस 37,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। कैसे सर, ये बेटा 57 है, और ये 57 37 आ गया, तो P&L में 37 आएगा आपका। आइए P&L अकाउंट में, ठीक है, और बैंक में सर आपका कितने से आएगा, सर 42,000 से।
और ओपनिंग सर आपका जो आउटस्टैंडिंग है सर वो आ गया 20,000 सर। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सर आपका कितने से आ गया? 15,000 से। जल्दी देखो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी हमें। सर इन्वेंट्री की बात हमारी हो चुकी है। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई 160 का ओपनिंग है, 1 लाख का क्या सर क्लोजिंग है, और 12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि रीपे कब किया हमने। थर्ड पॉइंट उसने बोला सर आपने ईयर एंड पर रीपे किया है। तो अगर ईयर एंड पर रीपे किया है तो सर जो इंटरेस्ट आएगा 160 पे आएगा। तो 160 का 12%, 19,200 तो सर क्या आएगा? अपना इंटरेस्ट आएगा जो कि पीएनएल अकाउंट में चार्ज होगा। ठीक है, अब आप मेरी बात समझो बेटा। देखिए मैं बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से चल रहा हूं। अब बच्चे यहाँ पे गलती और कर सकते थे, वो ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद सैलरी एक्सपेंसेस लिख सकते थे क्योंकि नीचे सैलरी का इन्फॉर्मेशन दे रखी नहीं। आपने सर पहले आइटम से लगना है और उसी प्रोसीजर से, मतलब पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, ऐसे ट्रीटमेंट करते चलना। ठीक है, अब 160 का सर ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा लोन। क्लोजिंग सर आपका 1 लाख आ जाएगा। 60,000 की रीपेमेंट वो है, और प्लस 19,200, 79,200 सर आप क्या करेंगे? कैश एंड बैंक में डाल देंगे। इन्होंने कंबाइन डाल रखा है सर, आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आएगा बेटा उसके बाद? सर जो भी आइटम दे रखी होगी बिल्कुल ठीक है। बैंक ओपनिंग 25,000 हमने दिखा दिया था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एक बार देख लेते कि हमने लिखा नहीं लिखा। क्लोजिंग बैलेंस जब आएगा फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे, या कैश एंड बैंक आप क्लोजिंग करके जब अकाउंट क्लोज हो जाएगा तब भी आप दिखा सकते हैं। तो 25,000 से सर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा आपको। ये देखिए सर, आगे बढ़े। हाँ जी सर, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल हो चुका है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल हो चुका है, पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस हो चुका है, सैलरी पेड और आपका सेलिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों के दोनों सर आप कैश एंड बैंक में भी दिखाएंगे और इसके बाद सर आप पी एंड अकाउंट में भी दिखाएंगे। मैं एक बार आगे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, कुछ और तो नहीं बचा? नहीं सर, हमने बाकी सारी चीज़ें दिखा दी है। तो 32,000 और 15,000, आइए 32,000 और आपका 15,000, ये देखिए सर, ये आपका क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कैश एंड बैंक, जिसको आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे 39,800। तो 39,800 सर आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे सर आप क्या करेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस और सैलरी का खर्चा दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए सर कोई भी चीज़ हमारी अनटिक नहीं है, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर अनटिक है। 250 का अपना जीपी आ गया, 64,800 का सर अपना क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। और ओपनिंग कैपिटल सर हम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाल देंगे। बाकी बेटा सारी इन्फॉर्मेशन लेजर वगैरह की दे रखी, वो मैं लेजर मैंने बनवाई दिए थे आपको सारे ना, कैश एंड बैंक को छोड़ के। ठीक है, और इसी के साथ सर हमारी क्या होगी? यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, टेक 10 सेकंड, एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका AS13 का है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का है। सर देखिए इन्वेस्टमेंट के केस में अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा साहब? जो भी हमारी परचेज कॉस्ट वगैरह है सर उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर हम बेचते हैं तो सर सेल हो जाएगी, उसका कंपैरिजन सर कॉस्ट के साथ करेंगे, जो डिफरेंस आएगा पेंडल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक, अगर आपको बोनस शेयर मिलते हैं तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे सर, आपका कोई प्रोसीड्स वगैरह नहीं आता तो अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप सर राइट शेयर के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो उस केस में सर आप क्या करेंगे? सर उसको आप एज ए परचेज मान के चलेंगे, नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाएंगे और आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर आप राइट को बेचते हैं सर आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। ठीक है, हालांकि सर अगर राइट शेयर आप सब्सक्राइब करते तो वो बिल्कुल एक तरीके से बेटा क्या होता है कि जैसे आपने मार्केट से शेयर परचेज किया। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर कुछ और एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे तो हम कर लेंगे। टेक 10 सेकंड, जल्दी से बी पढ़िए। फोर्थ के बी में हम पहुंच चुके हैं। आइए, ऑन 1 अप्रैल 21 रजत हैज 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, फेस वैल्यू 10 के हिसाब से। अगर डिविडेंड वगैरह कैलकुलेट करना पड़ा तो हम क्या करेंगे? फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ही प्रोवाइड यू द फर्दर इन्फॉर्मेशन, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन और दी है। 50,000 शेयर सर ओपनिंग है 15 के हिसाब से, तो 750 आ जाएगा। आइए 750, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं। 20 जून को सर उसने परचेज किए 10,000 शेयर 16 के हिसाब से, तो 160 आ गया टू बैंक अकाउंट।
आगे चलिए। 1 अगस्त को सर क्या किया, उसने एक इक्विटी बोनस शेयर इशू किया 6 के बदले में। अब देखिए सर, अपने पास ना रजत के पास 50,000 ओपनिंग थे, 10,000 परचेज किए, तो 60,000 शेयर आ गए, हाँ जी, और 1 बोनस मिला 6 के बदले में, तो 10,000 सर आपका बोनस शेयर आ जाएगा। चलिए आगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो 31 अक्टूबर को डायरेक्टर ने सर क्या किया, राइट इशू अनाउंस कर दिया, और विच एंटाइटल द होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर। 7 शेयर वालों को 3 शेयर मिलेंगे। तो अपने पास सर देखिए हमने क्या किया होगा, बोनस भी मिल गया होगा, तो 70,000 शेयर हो गए, हाँ जी, 3/7, तो 30,000 का अपने पास सर राइट आया है, राइट शेयर परचेज करने का, ठीक है, 15 के हिसाब से। शेयर होल्डर सर राइट को क्या कर सकते हैं, या तो फुल या पार्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। रजत ने सर क्या किया, 1/3 उमंग को बेच दिए, तो 1/3 सर इसका 10,000 इंटू आपका 20,000 सर ये पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, और रेस्ट के लिए सर सब्सक्राइब कर दिया, तो आपका 20,000 इंटू 15, 3 लाख की सर आपने परचेज कर ली है। और ये देखिए सर 20,000 सर आप क्या करेंगे, सेल ऑफ राइट को पीएनएल अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। आगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी हम बढ़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द रजत फॉर द ईयर एंडेड। अब देखिए ईयर एंडेड पे सर मार्केट प्राइस नहीं दे रखा था, हम क्या करेंगे, कॉस्ट पे ही उसको वैल्यू करके दिखा देंगे, और कोई सेल वगैरह नहीं है तो सर जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर परचेज है वो आपके क्लोजिंग नंबर आ जाएंगे, और जो आपकी कॉस्ट रहेगी सर वो आपकी क्लोजिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, ये आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन दे रखा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने ना इस बार जो आरटीपी डाली ना, उसमें भी जो पहला क्वेश्चन था वो काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, शेड्यूल 3 का ही क्वेश्चन था, और ये भी सर शेड्यूल 3 का क्वेश्चन है डिवीजन 1 के हिसाब से। सर डिवीजन 2 क्या होता है, डिवीजन 2 वो होता है जो उन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो इंडेस अप्लाई होता है, जिनके ऊपर ना वो आपके सीए फाइनल के अंदर, एफआर के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। एनबीएफसी के लिए बेटा शेड्यूल 3 की डिवीजन 3 दे रखी, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन समझाया सर, ऑन द सेम ट्यूनिंग में आपको बताऊं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपको कैसे करना होता है एग्जाम में ना। अगर आप पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे, फिर रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे, फिर सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेंगे, तो ऐसे बड़ा टाइम लग जाएगा सर क्वेश्चन में ना। तो आपको कायदे से क्या करना चाहिए सर, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना चाहिए, उसके बाद सर फिर आपको पहले फॉर्मेट तैयार कर लेने चाहिए, और सर फॉर्मेट के लिए सर साथ साथ आपको नोट बनानी चाहिए। सर नोट कितने बनेंगे हमें कैसे पता लगेगा, सर जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर एक से ज्यादा एडजस्टमेंट दे रखी है किसी भी नोट की, एक से ज्यादा आइटम दे रखी है, तो सर उसका नोट बन जाएगा, या किसी भी आइटम के अगेंस्ट सर अगर मान लो कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो उसका क्या बन जाएगा, नोट बन जाएगा। आप मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। अगर हमें क्वेश्चन में रिस्पेक्टिव नोट से रिलेटेड एक से ज्यादा आइटम दे रखी है तो हम उसका नोट बनाएंगे, या सर फिर रिस्पेक्टिव आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी है तो सर हम क्या करेंगे, उसका भी नोट बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको 10 to 15 सेकंड दे रहा हूं, और मैं एक बार इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट पढ़ूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको नोट की लिस्ट बनवाऊंगा कि कौन कौन से इसमें नोट बनेंगे, और उसके बाद सर हम क्या करेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक। चलिए इस बहाने से क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बेटा, जो आरटीपी का क्वेश्चन हो ना वो जरूर देखना अपना, क्योंकि उसमें मैंने अमेंडमेंट वगैरह के बारे में भी अच्छे खासा बता रखा, ठीक है। चलिए आइए मिलके क्वेश्चन पढ़ते हैं। From the following particulars furnished by Hello Limited, prepare the balance sheet as on 31st March 22 as required by Part 1 Schedule 3 of the Company Act 13। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया 15 लाख से, बिल्डिंग दे दी 2750 से, प्लांट एंड मशीनरी आ गया। आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं साहब। इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा, बिल्डिंग से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जनरल रिजर्व, सर जनरल रिजर्व सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जनरल सर हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन मान के चलेंगे, अगर क्वेश्चन ने कुछ निकाल रखा तो सर ये आपका आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। इन्वेंट्री सर इन्वेंट्री के अंदर आएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। ट्रेड रिसीवेबल सर आपका ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आएगा। शॉर्ट टर्म एडवांस सर अलग से हम बैलेंस शीट के फेस पे दिखा देंगे, अगर कोई नोट वगैरह बनाना होगा नोट बना लेंगे, मतलब बैलेंस शीट के अंदर सर ये करंट असेट के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए P&L अकाउंट सर ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। कैश इन हैंड सर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। कैसेट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। अनसिक्योर्ड लोन सर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हमें अलग अलग डिस्क्लोज करना होता है। ट्रेड पेबल सर आपका आ जाएगा, ट्रेड पेबल बैलेंस शीट के फेस पे दिखा देंगे, अगर कोई भी इसके ऊपर एडजस्टमेंट वगैरह नहीं दे रखी, ठीक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। 10,000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो सर ये आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, इसका नोट बन जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में 260 का रहा सर, ड्यू है फॉर मोर देन 6 मंथ। हालांकि अब ना एजिंग की डिटेल काफी डिटेल में आ गई सर ट्रेड रिसीवेबल की, तो जैसे सर आपको इन्फॉर्मेशन देगा उस हिसाब से सर आप एजिंग करके दिखा देंगे। तो हम यहाँ पे 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ दिखा देंगे। पहले एक्चुअली क्या होता था, सिर्फ मोर देन 6 मंथ और
अप टू 6 मंथ अलग दिखाना होता था, लेकिन सर अब एजिंग है, प्रॉपर एजिंग के हिसाब से आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है सर। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट आ गई। और आपको अगर क्वेश्चन में सर पी एंड एल अकाउंट बना के दे दिया तो डेप्रिसिएशन वगैरह आपने पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर लिया होगा। तो सर आपकी डब्ल्यू ये दे रखी, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू का कंपैरिजन कॉस्ट के साथ करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा सर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के रूप में डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ 750 इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो 750 सर क्या है, सिक्योर्ड लोन के अंदर आ जाएगा। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 10,000 विद ओमेगा बैंक लिमिटेड विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक। तो हम क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सर नोट बनाएंगे, और उसमें बैलेंस एट बैंक विद शेड्यूल बैंक और अदर देन शेड्यूल बैंक अलग अलग डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है सर। 20,000 आपने क्या किया, जर्नलिज्म से ट्रांसफर कर दिया, तो हम क्या करेंगे, जर्नलिज्म में घटा के दिखाएंगे और पेनल अकाउंट के अंदर ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। आइए अब मुझे सर इस क्वेश्चन के अंदर नोट कौन कौन सा बनना चाहिए, शुरू कर लेते हैं साहब। देखिए बैलेंस शीट की अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा सर आपका, सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, सर शेयर कैपिटल का नोट बनेगा। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। एक तो शेयर कैपिटल का सर नोट बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनेगा, नंबरिंग 1 2 3 कर लेते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। अच्छा सर, क्वेश्चन में हमें नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म बोरोइंग की दे रखी है, नोट बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, डायरेक्ट दिखा देंगे। और क्या दे रखा है सर, हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, तो सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा। और सर और आपका आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए नॉन करंट असेट में कुछ नहीं दे रखा। करंट असेट में सर सबसे पहले क्या आएगा सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी। उसके बाद सर इन्वेंट्री, बिल्कुल नोट बनेगा सर। उसके बाद क्या आएगा सर, आपका ट्रेड रिसीवेबल आएगा, बिल्कुल नोट बनेगा। उसके बाद सर क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल नोट बनेगा। उसके बाद सर आपका आएगा शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस से डायरेक्ट दिखा देंगे, एक ही आइटम है, अदर करंट असेट, ठीक। चलिए उसका नोट नहीं बनेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसे से नहीं दे रखी। अब सर हमें क्या करना होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे और साथ में सर ये 8 नोट बना लेंगे, ठीक है। चलिए और उसके बाद सर क्या करेंगे, पहले जो भी आइटम दे रखी है उससे लग जाएंगे, और अगर साथ में कोई रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी तो उस एडजस्टमेंट का ट्रीट करते चलेंगे, ट्रीटमेंट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए उस एडजस्टमेंट को ट्रीट या ट्रीटमेंट करते चलेंगे, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए, तो आप क्या करेंगे सर, नोट नंबर 1 में लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके अंदर लिखेंगे सर आप ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। फिर आप लिखेंगे सर 100 का एक है ना ये, हाँ जी सर, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड अप, बिल्कुल ठीक है सर। और ब्रैकेट में लिख के दिखाएंगे सर आपको, आप दिखाएंगे 10,000 इक्विटी शेयर इशूड अदर देन कैश कंसिडरेशन। सर क्योंकि अगर आप शेयर इशू करते हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन, या सर आप बोनस शेयर इशू करते हैं, या सर आप बाई बैक करते हैं, तो सर आपको 5 साल तक उसका डिस्क्लोजर देना होता है, ठीक है। तो सर हम इस इंफॉर्मेशन को ऐसे दिखा देंगे। आइए ये बैलेंस शीट का सर फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट होता है, और बाकी सर सॉल्यूशन मैंने इस साइड दिखा रखा है। आपके पास सॉल्यूशन होगा सर, आप प्रॉपर सॉल्यूशन ले लेंगे। हाँ जी सर, हमने सॉल्यूशन रख रखा है, और हम तो साथ साथ लिख भी रहे हैं सर, इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज और भी लिख सकते हैं आप, हमने एक वर्ड एक्स्ट्रा ही लिखवाया। और 10,000 शेयर सर अदर देन कैश कंसिडरेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आपको बिल्डिंग की दी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे चलते हैं, ठीक है। और मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आपका क्वेश्चन काफी बड़ा है फाइनल अकाउंट का, तो हमेशा ना नोट का टोटल लास्ट में करना चाहिए आपको, जब सारी एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि कई बार ना इंटरलिंक चीजें आ जाती है। हाँ, अगर क्वेश्चन छोटा और आपका पूरा कंट्रोल है तो सर आप साथ साथ भी पोस्टिंग कर सकते हैं। जैसे अब शेयर कैपिटल है, पता सर क्वेश्चन कुछ और नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट आप उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं शेयर कैपिटल की पोस्टिंग करके मैंने दिखा दी, ठीक है। चलिए अब सर हम चलेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट पे, नोट नंबर 5 यहां दिखा रखा है। यस सर, ये देखिए सर, ये कोर्स दिखा दी, बिल्कुल ठीक है। ये सर आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है। ये सर डब्ल्यूडीवी क्वेश्चन में दे रखा है, ये मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी ट्रायल की वो दे रखा है। और डिफरेंस सर आपका क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। अब बच्चा ये कहता है सर क्या ये हमें अलग से डिस्क्लोज करना है, बिल्कुल करना बेटा, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि जब ये बच्चा कल को क्या करेगा, आर्टिकल शिप करेगा, तो जब ये कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो इसको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी होती है, ठीक है। हाँ जी सर, तो 5625 क्या करेगा सर, हम लोग बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बढ़ते हैं सर। जनरल रिजर्व सर कहाँ आएगा, सर ये आ जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, उसमें 20,000 ऐड कर देंगे और करंट ईयर के पेंडल अकाउंट से माइनस करके दिखा देंगे। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, क्योंकि हम अभी तक करंट ईयर के पेंडल पे नहीं पहुंचे, यहां तक पहुंचे सर 1050, तो सिर्फ 1050 ही लिख के दिखाएंगे अभी हम लोग ना। नोट नंबर 2
1050। आगे बढ़ते हैं। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो हम क्या करेंगे सर, हम दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके नोट के अंदर सर लिखेंगे सिक्योर्ड लोन, और ब्रैकेट में सर उसके बाद लिखेंगे लोन फ्रॉम, नहीं ब्रैकेट में उसके बाद लिखेंगे, देखिए सिक्योर्ड लोन लिखेंगे, हाँ जी सर, उसके बाद लिखेंगे लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, आइए ये देखिए सर, सिक्योर्ड टर्म लोन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लोन, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 750। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी सर। उसके बाद देखिए सर क्या आएगा आपका सर, उसके बाद इन्वेंट्री आ जाएगा, और ये आपकी जो इन्वेंट्री है सर, हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री के नोट के अंदर दिखा देंगे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, अलग अलग दिखा देंगे सर, रॉ मटेरियल और आपका फिनिश गुड्स। ठीक है, हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल सर, ट्रेड रिसीवेबल में इसका नोट बनेगा, और नोट के अंदर सर हम क्या करेंगे, मोर देन 6 मंथ सर, कितने से हैं 260 से, और 740 सर अदर अमाउंट के नाम से आ जाएगा। चलिए, इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद अपना आएगा शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंदर बैलेंस शीट के फेस पे आ जाएगा 213,500। नोट बनाना चाहो तो सर नोट भी बना के दिखा सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, उसके अंदर दिखा देंगे सर आप किस नाम से, शॉर्ट टर्म एडवांसेस। आई थिंक नोट की नीड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ही आ जाएगा, एक ही आइटम है और उसी का मतलब नाम भी वही है सर, डिस्क्रिप्शन भी वही है उसकी, और नोट में भी हमें वही लिखना है, तो ये आ जाएगा 213,500। ठीक, चलिए P&L अकाउंट सर, ये आ जाएगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, और इसमें से 20,000 जो जर्नलिज्म में ट्रांसफर किए थे वो घटा के दिखा देंगे सर, ये नोट भी अपना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हालांकि रिजर्व एंड सरप्लस का नोट हम सबसे लास्ट में टोटल करते हैं, क्योंकि कहीं से कुछ चीज़ें आ सकती हैं सर। कैश इन हैंड आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा, कैश एट बैंक सर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा, नोट शेड्यूल बैंक 10,000 और विद शेड्यूल बैंक 12,000 25,000। आइए, विद शेड्यूल बैंक विद अदर कैश इन हैंड। चलिए, अनसिक्योर्ड लोन सर आपका आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, ये लो जी। ट्रेड पेबल सर आपका बैलेंस शीट के फेस पे आ जाएगा करंट लाइबिलिटी के अंदर, ट्रेड पेबल। ठीक है, हाँ जी सर। एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं सर, पहली हो गई है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया सर, इसको हमें सिक्योर दिखा दिया था, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हाँ कई बार सर वो आपको इन्फॉर्मेशन है इस तरह के क्वेश्चन में बिल डिस्काउंटेड की इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो सर वो अमाउंट आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, हाँ कई बार सर वो आपको कैपिटल कमिटमेंट की इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो सर वो भी आपका कहाँ आएगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इन चीज़ों का। आइए 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 सर, ये देखिए सर, सबके टोटल हो गए और इसकी पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, पोस्टिंग आप कर लेना, हाँ सर टोटल करके पोस्टिंग करनी है। बड़े आगे, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, ये आपका क्वेश्चन है कन्वर्टेबल डिबेंचर का। हम पहले सर इस रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो बेटा क्वेश्चन है, ये आपका कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है। देखिए, रिडम्पशन जो होता है इसका मतलब होता है सर रीपेमेंट। अब अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो रिडम्पशन हो जाएगा साहब। ठीक है, अगर आप न्यू सिक्योरिटी देंगे तो ये कन्वर्जन हो जाएगा, चाहे आप न्यू सिक्योरिटी दें एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को सर, या कैश में पे करें, अल्टीमेट सर आपके लिए वो रिडम्पशन अमाउंट होता है। ठीक है सर, जब आप कन्वर्ट करते हैं डिवेंचर को, तो वहां पे दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन एक ही हो सकती है साहब कि आपका 100% कन्वर्जन है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो 1 लाख का डिवेंचर है और वो डिवेंचर होल्डर सर कन्वर्जन ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे सर, 1 लाख की उसे न्यू सिक्योरिटी देंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है साहब कि वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हो 5% पे मान लो, तो हम 1,05,000 रुपए देंगे। ठीक है, तो 1,05,000 रुपए की न्यू सिक्योरिटी देंगे, और जब न्यू सिक्योरिटी देंगे सर तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस प्राइस से, तो जो फेस वैल्यू है न्यू सिक्योरिटी की उतने के बराबर सर कैपिटल आ जाएगी या न्यू सिक्योरिटी आ जाएगी, और बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। ठीक, कभी कभी सर क्या होता है कि जो क्वेश्चन है ना वो ये मेंशन करता है कि आप ना डिवेंचर होल्डर को कन्वर्जन ऑप्शन देंगे, और जो कन्वर्जन ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे उसका 40% ही कन्वर्ट हो पाएगा, बाकी 60% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। तो इस केस में सर मान लो 1 लाख के डिवेंचर ने अडॉप्ट किया ऑप्शन की, सर हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑप्शन लेंगे। तो सर इस केस में क्या करेंगे, 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम पे अगर रिडीम है तो उतना अमाउंट ऐड कर देंगे, उसका 60% सर मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, और 40% सर जो है वो हम न्यू सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो हम 60% के बराबर कैश पे कर देंगे और 40% के बराबर सर क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे उसे सर न्यू सिक्योरिटी का जो भी इशू प्राइस रहेगा, और जो नंबर ऑफ न्यू सिक्योरिटी आ जाएंगे उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना अमाउंट सर आपके कैपिटल में या आपका न्यू डिवेंचर उसमें आ जाएंगे, और बैलेंस अमाउंट आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का भी पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक 10 सेकेंड और पढ़िए एक बार इसको। देखिए क्या लिखता है,
Aman Limited has issued 2000 12% convertible debenture of 100 each, redeemable after a period of 5 years. According to the terms and condition of the issue, these debenture were redeemable at a premium of 5%. ठीक है, तो सर 2 लाख की फेस वैल्यू है और आपका प्रीमियम पे आपको 5% पे रिडीम करना, तो 210 आपको पे करना है 5 साल के बाद। ठीक, the debenture holder also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity share of 10 each at a price of 20 per share and balance in cash। देखिए, डिवेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो सर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर वो कन्वर्ट भी कराएंगे ना, तो हम उसे 20% के बराबर ही क्या करेंगे सर, शेयर देंगे, बाकी सर कैश में पे कर देंगे। ठीक, डिवेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू 40,000 अडोप्ट टू गेट देयर डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू। ओके, 40,000 ने सर क्या किया, कन्वर्जन ऑप्शन अडोप्ट किया है, तो सर इसका ऊपर प्रीमियम जो आएगा 2000 आएगा, 42,000 आ गया। हाँ जी, इसके 20% के बराबर सर हम क्या करेंगे, 8400 इक्विटी शेयर देंगे, और एक इक्विटी शेयर सर कितने का है, 20 का है, तो 420 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गई, तो 4200 सर आपका क्या आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा, और बाकी 4200 सर आपका किस में आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आएगा। ठीक है, और जो इसका 80% है, 42,000 इंटू 80% सर 33,600 सर, वो आपका आ जाएगा कैश एंड बैंक के अंदर। ठीक है जी सर। डिवेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू 40,000 opted to get their debenture converted into equity share as per the term of the issue. You are required to calculate the number of share issued। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया सर, 420 आ गया, एंड कैश पेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ 40,000 डिवेंचर होल्डर एंड ऑल्सो पार्सनल एंट्री फॉर कन्वर्जन एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के अंदर सर जो आपसे अकाउंटिंग एंट्री या कैलकुलेशन मांगी गई है, सिर्फ और सिर्फ 40,000 की मांगी गई है, तो हम उसी के रिगार्ड में बात करेंगे। तो 42,000 सर आपका रिडीमेबल अमाउंट आ जाएगा, एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 40,000 से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सर 2000 से, टू डिवेंचर होल्डर 42,000 से। ठीक है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 42,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 4200 आएगा, टू सिक्योरिटी में 4200 आएगा, और सर टू कैश एंड बैंक आएगा 33,600 से आ जाएगा। ठीक है जी सर। आइए एक बार मैं इसको टिक करा देता हूं। चलें, हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, ये आपका AS 16 और AS 11 का कंबाइंड क्वेश्चन है। आइए 2-3 सेंटेंस में मैं आपको क्या कराता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ इसको, और उसके बाद सर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर कराते हैं। ठीक है, 2-3 सेंटेंस में मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज कराता हूँ। देखिए, AS 11 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। AS 16 के अकॉर्डिंग सर अगर कोई भी बोरिंग कॉस्ट इनकट करता है, क्वालिफाई सेट करता है, वो कैपिटलाइज होगी, और अदर देन ऑन क्वालिफाई सेट सर कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है सर, क्या होता है जब आप फॉरेन से लोन लेते हैं ना, तो वो सस्ता मिल जाता है, लेकिन उसमें सर एक रिस्क होता है फॉरेन एक्सचेंज लॉस का। ठीक है, तो सर AS 16 ये कहता है कि अगर आपने फॉरेन से लोन ले रखा, तो आप पता क्या करेंगे, आप ना फॉरेन एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, चलिए, और अगर उसके बाद कोई फॉरेन एक्सचेंज लॉस बच जाता, तो AS 11 में ट्रीट कर दीजिए, AS 11 के अकॉर्डिंग से पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से सर पढ़िए, टेक 10 to 15 सेकंड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, Omega Limited has borrowed a sum of $10 lakh at the beginning of financial year 21-22। ठीक है, फॉर इट्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एट 4%। ठीक है, द फॉरेन लोन ना सस्ता मिल जाता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में सबके पास पैसे होते हैं, लेकिन हाँ उसमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस का रिस्क रहता है, इसलिए सर AS 16 कहता है कि जो लॉस है टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरिंग कॉस्ट, आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, 4% पे सर उसने लोन ले लिया। द इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट ऑफ द लोन एक्सचेंज रेट सर कितने से, 56 से था, और सर जो क्लोजिंग रेट था वो 62 से था। देखिए, तो बोरिंग कॉस्ट में सर एक तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा, कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगी आपकी, 10 लाख का आपने लोन लिया, और सर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख जी सर इंटू 4%, आपको 40,000 का सर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसका जो कन्वर्जन रेट है इंटरेस्ट का, वो कितने से, 62 से, इंटू 62 सर 24,80,000, ये तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ठीक है, बी सर आएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज्ड लोअर ऑफ 2, एक तो ए आएगा फॉरेन एक्सचेंज लॉस, मतलब 1 आएगा इसके अंदर। देखिए सर, आपने जो लोन लिया था वो $10 लाख का लिया था, उस दिन रेट 56 था, अब रेट सर कितना हो गया, 62 हो गया, तो 6 का डिफरेंस आ गया सर, 6 लाख का आपको लॉस हो गया। ठीक है सर, कैसे निकलेगा, 6 लाख का या 60 लाख, हाँ 60 लाख का आएगा भाई, 6 का डिफरेंस है इंटू 10 लाख। ठीक,
और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको 40,000 क्या करने पड़ेंगे सर, मार्केट से डॉलर खरीद के पे करने पड़ेंगे, इसलिए सर क्लोजिंग रेट इसके ऊपर आ गया। ठीक, अगर आप ये लोन लोकल लेते तो कितना अमाउंट मिलता सर, हमें अमाउंट मिलता है 10 लाख इंटू 56, 5 करोड़ 60 लाख का। और आपको सर ब्याज कितना पे करना पड़ता, आगे बढ़िए देखिए क्या लिखता है। इफ ओमेगा लिमिटेड हैड बोरोड द लोन इन इंडिया इन इंडियन रुपी इक्विवेलेंट, द प्राइसिंग ऑफ द लोन वुड हैव बीन कितने से, 10.5% से। तो सर उसे क्या करना पड़ता, 10.5% के हिसाब से ब्याज देना पड़ता। ठीक है, तो हम जो लोकल बोरिंग कॉस्ट का रेट है उसके हिसाब से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोकल लोन लेते थे तो हमारी ये कॉस्ट आती, कितनी कॉस्ट आती, 5 करोड़ 60 लाख का हमें प्रोसीड्स मिलता, पैसे मिलते, और इंटू 10.50%। तो सर 58,80,000 की सर हमारी क्या आती, कॉस्ट आती अगर हम लोकल बोरिंग लेते हैं। एक सेकंड में इस अमाउंट को यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। लेकिन क्योंकि हमने फॉरेन से लोन लिया तो हमारे लिए सर अभी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, 2480। तो इसका कंपैरिजन करेंगे। सेंटेंस मैंने कैसे बताया था, लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरिंग कॉस्ट, उसका कंपैरिजन से फॉरेन एक्सचेंज लॉस के साथ करेंगे। जो भी लोअर होगा सर उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। और बैलेंस अगर फॉरेन एक्सचेंज लॉस आता है सर उसको हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे एज पर AS 11। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आएगा कितने से आएगा, 58,80,000 माइनस 24,80,000, तो 34 लाख आ गया। तो 34 लाख का फॉरेन एक्सचेंज लॉस क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। और ये जो टोटल अमाउंट आएगा आपका 58,80,000 आ गया। सिंपल मीनिंग ये भी निकल के आ जाएगा साहब कि अगर आप फॉरेन से लोन लेते हैं ना तो आपकी जो बोरिंग कॉस्ट आएगी वो लोकल बोरिंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कैपिटलाइज्ड अमाउंट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सर जो बैलेंस बच गया फॉरेन एक्सचेंज लॉस, क्योंकि ये लॉस हुआ है इतना अमाउंट सर हमने कैपिटलाइज कर दिया, तो जो बैलेंस 26 लाख है उसे क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे एज पर AS 11। ठीक, आइए मैं एक बार इसका आंसर टैली करा देता हूं आप लोगों को। 5880 आ गया, हाँ जी। 34 लाख का सर फॉरेन एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज हो जाएगा इसके अंदर, और 26 लाख का लॉस सर आप P&L अकाउंट में चार्ज कर देंगे एज पर AS 11। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, आपसे इफेक्टिव कैपिटल मांगी गई है। देखिए मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो दिया जाता है वो दो तरीके से दिया जाता है, या तो सर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट होंगे, अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है तो उसके बेस पे सर मैनेजरियल रेम्युनरेशन निकलता है। अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो सर हम क्या करते हैं, इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे मैनेजरियल रेम्युनरेशन देते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी सर, वो कहता है जो इफेक्टिव कैपिटल है उसके अंदर आपकी पेड अप कैपिटल आ जाएगी। ठीक है सर, उसके अंदर पेड अप कैपिटल आ जाएगी, लेकिन ध्यान देना एप्लीकेशन मनी नहीं आएगा सर। अगर आपने कैपिटल के अगेंस्ट एडवांस ले रखा वो नहीं आएगा। ठीक है, आपके अगर फ्री रिजर्व है सर वो आ जाएंगे, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, लेकिन ध्यान देना साहब कि उसके अंदर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आपका लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, लेकिन वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। ठीक, अगर कोई भी सर आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका डिवेंचर है, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट, वो सब आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसे माइनस कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर आपने राइट ऑफ नहीं कर रखा सर उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। या कोई अनएमोटाइज्ड एक्सपेंडिचर सर उसे आप माइनस कर देंगे। ठीक है, एक चीज और सर ध्यान देने वाली है कि इन्वेस्टमेंट का क्या करेंगे। देखिए अगर आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो सर उसके इसमें इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं करेंगे। अगर कंपनी से इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए आप जल्दी से 10 सेकंड लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड ए नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी वाज ऑब्टेन्ड। सर आपका इफेक्टिव कैपिटल मांगा गया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व सर 151 ही आएगा तो 45,000 आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, 12% 15% डिवेंचर आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन पब्लिक डिपॉजिट है 1 ईयर के बाद रिपेबल आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट सर माइनस कर देंगे क्योंकि नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी सर क्वेश्चन साफ साफ बोला है, और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर एक बार देख लेना सर, आप एक बार क्रॉस करा दो ना, ये लो। चले जी सर, बिल्कुल सर, टोटल करके दिखा दो ना, लो भैया लो। 20 लाख प्लस 96 लाख प्लस 45,000 प्लस 50,000 प्लस 65 लाख प्लस सर आपका आएगा 370 माइनस 75 माइनस 15, तो सर 95 लाख 65,000 आ गया। चले हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोनस शेयर का है। देखिए बोनस शेयर के केस में सर आप सबसे पहले किसे यूज करेंगे, CRR को, फिर किसे यूज करेंगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व को, इफ रियलाइज इन कैश। ठीक है, उसके बाद सर जनरल रिजर्व को, उसके बाद P&L अकाउंट को। ठीक है,
चलिए, और एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री आपकी बनेगी सर, जो भी रिजर्व मैंने बोले उनको डेबिट टू आपका बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू आपका शेयर कैपिटल। ठीक, पढ़ लीजिए 10 सेकंड लेके, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या लिखता है? फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेहता लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22। इक्विटी शेयर दे दिया सर, सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया, सीआरआर दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, पेंडल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे दिया। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। ठीक है, 3 के बदले सर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। सर आपको मिनिमम रिडक्शन रखनी है फ्री रिजर्व में, वो ना भी बोलता सर तब भी हम ऐसा ही करते क्योंकि सीआरआर का सर एक्सक्लूसिव यूज होता है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब सबसे पहले सर आप क्या करेंगे, बोनस शेयर का अमाउंट निकालेंगे, कितना आएगा सर? 3 लाख आएगा। तो पहले किसे यूज करेंगे सर? सीआरआर को 140। ठीक है, तो 3 लाख माइनस 140। अभी हमें कितना और चाहिए सर? सर हमें चाहिए 160। ठीक है, अब उसके बाद सर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, एक सेकंड था, कितने से? 80,000 से। ठीक है, तो माइनस 80 और 80,000 का सर जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे। ठीक है, आइए एक बार एंट्री देख लेते हैं। ये देखिए बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी से रिलेटेड है, और कोई भी ऐसे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं सर, वो किसके अंदर आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब सर क्या होता है? कोई भी सर ऐसी एक्टिविटी जो आपकी फिक्स सेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सर या उसकी ऊपर सर जो भी इनकम वगैरह वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब सर क्या है? फाइनेंशियल एक्टिविटी का जो भी सर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बोरोइंग होगी, कैपिटल होगी, या उसकी कोस्ट सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर सर आपका कैश बैलेंस आ जाएगा, सर आपका डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा, और सर आपकी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट आ जाएगी सर, जिसका अमाउंट येट टू नो नो। ठीक है, चलिए, और 3 महीने तक सर हम क्या करेंगे? उसे डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसिडर करेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, बेटा मैं यहां लिख देता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। हाँ, अगर रिस्क इन चेंज इन वैल्यू होता तो सर फिर ये कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, उस केस में सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता। अब सर ये आपका कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग, wages and salary paid operating, bank overdraft financing, purchase of goodwill investing, interim dividend paid सर आपका फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सर, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट सर हमने पैसा डिपॉजिट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अंडरराइटिंग कमीशन पेड सर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका हायर परचेज से। और जब भी क्वेश्चन में सर आपका कैश प्राइस मिसिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीवियस प्रिंसिपल सर जो आपने निकाला है डिवाइड बाय सर 100 प्लस रेट इंटू 100, तो आपका सर आपका कैश प्राइस का अमाउंट आ जाता है, और ये क्यूमुलेटिव अमाउंट आता है। इसके अंदर अगर कोई डाउन पेमेंट है तो ऐड कर देते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना तो सर इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100 हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं सर इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना साहब कि जो भी अमाउंट आएगा क्यूमुलेटिव अमाउंट आएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट से सर हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। आइए, हरी एंटरप्राइज परचेज ए जनरेटर ऑन हायर परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 22। द हायर परचेज प्राइस वाज 48,000, डाउन पेमेंट 12,000 से, और बैलेंस सर आपने क्या करना? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट सर 8% पर एनम है, और एनुअल इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% से चार्ज करना एसएलएम के बेस पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द जनरेटर एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। अब ये देखिए सर आपका 12,100 प्लस, हम प्रीवियस से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड है, और ये लास्ट वाली है। तो इसमें सर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा 100 प्लस 0.08, मतलब 100 प्लस आपका 8%, तो 1.08 इंटू 0.8, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। आप अगर इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आपका प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाएगा। तो ये 12,000 डिवाइड बाई 1.08 इंटू 0.08, सर आपका 889 इंटरेस्ट आ गया, और 111 आपका क्या आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। आइए 12,000 प्लस 1111, क्योंकि इस 12,000 के अंदर सर क्या क्या इंक्लूड है? एक तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इंक्लूड है, और सर 2 प्रिंसिपल का इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, तो 1.08 इंटू 0.08, तो ये आपका आ जाएगा 12,000 प्लस आपका 5 टाइम 1 डिवाइड बाई 1.08 इंटू 0.08। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है सर वो कितने से आएगा आपका? सर वो आ जाएगा आपका 17
12 और बाकी सर आपका अमाउंट जो आएगा वो आ जाएगा सर आपका क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मतलब कैश प्राइस की तरफ बढ़ रहे हैं हम, 21399 आ गया। ठीक है, चलिए 12,000 प्लस 21399 डिवाइड बाई 1.08 इंटू 0.08, 2474 आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया और प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 30925। और इसके अंदर सर अगर मैं इंस्टॉलमेंट का, तो ये कैश प्राइस आ गया, इसके अंदर सर मैं अगर डाउन पेमेंट और ऐड कर दूंगा, क्योंकि डाउन पेमेंट में सर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो 42925 आपका कैश प्राइस आ गया। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं क्या करता हूँ, आपको आंसर टैली करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये इंटरेस्ट आ गया सर, ये क्यूमुलेटिव कैश प्राइस आ गया और ये इंटरेस्ट आ गया 2474 लास्ट वाला। हाँ जी सर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी के साथ आज मॉक टेस्ट खत्म होता है। आपने अच्छे से रिवाइज करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और बेटा अब लग जाओ बिल्कुल ना, एग्जाम फोड़ के आना है, पूरी सपोर्ट आपको मेरी साइड से ना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस यू। और हाँ एक बात और बोलूंगा चलते चलते, आपने एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करना बच्चे।